बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में। माज़रत ख़्वाह नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। वीकेंड का आगाज़ हो चुका है, तो जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि वीकेंड पे हमने अपनी पूरी वीक की जो रूटीन है उसको तोड़ देना है, ताकि अपनी बॉडी को हम रिप्लेनिश कर सकें, एक दफ़ा दोबारा तरोताज़ा कर सकें और आने वाले वीक्स को, ताकि आने वाले वीक के जो हमारे टास्क उसको भरपूर तरीके से हम सर अंजाम दे सकें। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी बॉडी एक सेट पैटर्न को अडॉप्ट कर लेती है, उसके बाद आप थकना शुरू कर जाते हैं, तो फिर बॉडी की रूटीन को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये बॉडी जो है वो अमानत दी गई है, उसका ख्याल हमने लाजमी तौर पर रखना है। साइकोलॉजिस्ट भी इसी चीज़ की तलकीन करते हैं और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी चीज़ की तलकीन करते हैं कि वीकेंड इसीलिए आता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने बाहर निकलें, मी टाइम स्पेंड करें, कोई कंटेंट देखें और अपनी बॉडी को एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिप्लेनिश करें। इसी के साथ साथ मुल्तान के जो ख़ास तौर पर अगर मुल्तान की वेदर की सूरत हाल की बात करें तो वेदर को लाजमी तौर पर इंजॉय करें, लेकिन मेरी तरह कोई गलतियाँ, कोई कोताहियाँ ना करें, ताकि फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़े और हेल्थ जो है वो आपके लंबे अरसे के लिए ख़राब हो जाए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में जो है वो लाजमी तौर पर याद रखिएगा। नाज़रीन, हफ्ते के प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि पूरे वीक की जो अहम खबरें रहीं उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की जाए। इस वक्त आप जानते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क पर एक वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है, उसका खमियाजा पूरा ख़ित्ता जो है वो भुगत रहा है। ख़ास तौर पर एशिया के जो डेवलपिंग ममालिक हैं उसके ऊपर खासे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं। बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब अगर ये तूल पकड़ती है जंग तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुआ कीजिएगा कि इस तरह के कोई हालात ना हो। फिल वक्त अगर हम बात करें तो एक खुशाइन बात यह है कि अंधेरी गुफा में हल्की सी लाइट हमें नज़र आई है। पाकिस्तान का किरदार उसमें हो सकता है कि शायद हम अमन की तरफ चले जाएं। अगर ऐसा होता है ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है और पाकिस्तान इसमें अपना अहम किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सिचुएशन इससे किस तरह इम्प्रूव होगी। इसी के साथ साथ इस जंग की वजह से फूड सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट कर गई हैं। पाकिस्तान भी उसका खमियाजा भुगत रहा है। हाई ऑक्टेन की प्राइसेस कुछ दिनों पहले बढ़ाई गई। अब अगर मज़ीद भी, अभी तक तो फिल वक्त तक हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सब्सिडाइज़ की जाएंगी, लेकिन अगर मज़ीद ये जंग जो है वो तूल पकड़ती है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे और फिर इससे किस तरह निपटना है। अभी ये हालिया दिनों में अगर अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो ईद गुजरी है, रमज़ान की किस तरह की तैयारियाँ रहीं, लोकली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसकी किस तरह की तैयारी की, तो इस सारे मामलात पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हम लोग मदऊ करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर रोही न्यूज़ सर डॉक्टर अमजद बुखारी को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सर। ईद से आगाज़ करते हैं, पहले तो अपनी ईद का बताइएगा, कैसी गुजरी? बिलेटेड ईद मुबारक सर आपको। जी, बहुत शुक्रिया। ईद अच्छी गुजरी और ईद में जो मस्बत बात थी वो ये रही कि एक तो रमज़ान मुबारक में जो रोज़े थे वो अच्छे मौसम की वजह से सबके बड़े अच्छे गुजर गए और फिर ईद पर भी मौसम बड़ा अच्छा हो गया। अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम था। अगर गर्मी होती तो ज़ाहिर मुश्किलात होती, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था और उसकी वजह से सब ने इंजॉय किया और बड़ी तादाद में लोग जो है वो घूमने फिरने के लिए भी निकले हुए थे। और को एक परेशानी की लहर थी कि जो ख़त्ते की सूरत हाल है, दुनिया में जो सूरत हाल है, और फिर हम खुद भी मुतासरा मुल्कों में हैं, तो जो एनर्जी क्राइसिस आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक ऑस्टेरिटी वाला मामला था और लोग कोशिश कर रहे थे कि फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये है कि उसके बावजूद जो है वो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, एहतियात के साथ बाहर निकले। ईद को अच्छा एंजॉय किया सब ने और अच्छी ईद गुजरी। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम थे, पूरे मुल्क में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। और इसके साथ साथ जो है वो इंतज़ामिया ने मकामी तौर पर भी जो है बड़े अच्छे इंतजाम किए थे। अच्छा सर, मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह की वीडियोस आई और लोगों ने ये भी तज्ज़िया किया, जो लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना था कि इस दफ़ा की ईद जो है वो उस पर हमें रेस्टोरेंट्स पे और बाहर उस तरह का रश नहीं नज़र आ रहा जो पिछले सालों में होता है। आप बताइएगा कि ये बातें ठीक हैं या बस ऐसे लिख दी गई या कर दी गई? रश तो था, रश था, लेकिन हम खुद भी लोगों को कह रहे थे ना जी, रियासत खुद लोगों को कह रही थी कि भाई आप एहतियात करें। आज भी हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपका सफ़र नागुज़ीर है तो आप करें, वरना कोशिश करें कि जो है वो सफ़र से गुरेज करें। उसकी वजह ये है कि कल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया और लोगों को बताया कि अगर हम वो जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है प्राइसेस पर, फ्यूल प्राइसेस पर, अगर हम उसे पास ऑन कर दें तो डीज़ल जो है वो 700 रुपये से ऊपर चला जाता है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान आपको कम निर्खों पर जो है वो तेल दे रही है, इसलिए कि हुकूमत को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, लोगों के अंदर जो है वो पेइंग पावर नहीं है। तो अगर वो इतना महंगा डीज़ल होगा, इतना महंगा पेट्रोल होगा, तो शायद हमारा जो रोज़मर्रा की मामूलात का पहिया है वो भी रुक जाएगा। तो सर इसी पे तो फिर अब गुफ्तगू कर लेते हैं एनर्जी प्राइसेस पे। शुरू में हुकूमत ने फैसला किया कि हम बढ़ाएंगे, फिर हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ाएगी, फिल वक्त अभी ये प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं। अब कुछ बातें ये हो रही हैं कि कोई डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर मोबाइल जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं उनके लिए, 3 व्हीलर्स के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको 15 लीटर दे दिया जाएगा या 20 लीटर एक शख्स को दे दिया जाएगा। आपको लगता है कि इससे हालात कंट्रोल हो सकेंगे, या इवेंचुअली अगर हालात तूल पकड़ते हैं तो पास ऑन तो करना पड़ेगा हुकूमत को आवाम पे? देखें, एक बड़ी मस्बत बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाई चेन है जी, उसको हुकूमत ने नहीं टूटने दी, बिल्कुल की, ठीक है ना? बहुत खुश। अदरवाइज़ जो है आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे ममालिक में जो तेल के क्राइसिस की वजह से हमारे हमसाया मुल्क से जिस तरह की खबरें पर लाइनें लगी हुई हैं, तेल दस्तयाब नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले जो है वो PIA का जहाज़ सऊदी अरब से आया है जी, वहाँ से फ्यूलिंग नहीं हो सकी और उसने फैसलाबाद आना था तो कराची लैंड करके फ्यूलिंग कराई है। मतलब पाकिस्तान के अंदर फ्यूल दस्तयाब था और सऊदी अरब में नहीं मिल सका। तो बुनियादी तौर पर ये सप्लाई चेन है जिसको बरकरार रखना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है और हुकूमत इसी से निपट रही है। आगे भी यही सूरत हाल होनी है। अच्छा, अब ये लोगों को समझना चाहिए कि हम अगर ये, जैसे मैंने आपको कहा कि 700 रुपये लीटर होना चाहिए, अगर 700 से भी अबव चला जाए डीज़ल और अगर आपको 350 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पैसे वहाँ पर आपको कम मिल रहे हैं वो पैसे हुकूमत अपनी जेब से डाल रही है। अच्छा, हुकूमत के पास वो इतनी बड़ी जेब तो होती नहीं है कि उसमें पैसे डालते रहे। वो कहाँ से मिल रहे हैं पैसे? वो PSDP पे कट लगाया जा रहा है। जो हमारे जो तरक्याती काम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, साल भर में हम तरक्याती काम करते हैं, उसके लिए जो हमने बजट मुख्तस किया हुआ है उसको रिड्यूस करके वहाँ कट लगा के तेल की सब्सिडी दी जा रही है। अब वो इतनी ह्यूज है, आप ज़रा इसी से अंदाज़ा कर लें कि एक हफ्ते का हमें 56 अरब रुपया जो है वो तेल की सब्सिडी देनी पड़ी है। तो ये 56 अरब रुपया अगर वहाँ से निकाला है और अब फिर मज़ीद निकालना पड़ रहा है, तो आप ये देखें कि कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो इससे मुतासर हो जाएंगे। तो अब 2 सूरतें हैं, या तो आप को वो पासान कर दिया जाए सबको और वो महंगा तेल आप ख़रीदें, तो वो खुद ब खुद जो है वो आप देखें आमदोरफ्त भी महदूद हो जाएगी और आप तेल बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप एक ज़िम्मेदाराना कौम का सबूत दें और आप उतना फ्यूल दें जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत आपको सस्ता तेल दे रही है, आलमी मार्केट की निस्बत सस्ता तेल दे रही है। उतना तेल ने जितना ज़रूरत है वो सफ़र करें जो बहुत नागुज़ीर है। एक हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है ना कि आप देखें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग नहीं दे सके, ये बदकिस्मती की बात है। इंटरसिटी हमारे ट्रेन्स नहीं चलती, ठीक है, बसेस बड़ी महदूद हैं। आप देखें कि हमारे रेलवे लाइन जो मुख्तलिफ़ इलाकों से गुजरती है, जैसे खानेवाल से मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल से लोधना तक, तो शटल ट्रेन होनी चाहिए थी और हर 15 मिनट बाद दस्तयाब होती, तो लोग जो है वो शटल ट्रेन पे सफ़र कर रहे होते, लेकिन ट्रेन्स नहीं है। अच्छा, शहरों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली बसें अब हम ला रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखें कि दस्तयाब नहीं है। शहर के अंदर हम 2 रूटों पर ये बस चला देते हैं और 20 रूटों पर जो छोटी रिक्शे विक्शे हैं वो भी बंद कर देते हैं। अभी भी जब ये मेट्रो चली है, मुल्तान में भी जब आई थी, तो बहुत सारे रूट्स जो है वो बंद कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब ही नहीं है उन रूट्स पर, और सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या करना है कि वो अलाउ करना है कि भाई यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को ठीक करना है। जब तक वो ठीक नहीं होता तो हम एनर्जी क्राइसिस, सारे लोग जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी गाड़ी उठा के जा रहे हैं जी, अपनी इंडिविजुअल। अच्छा, इससे जो ईवी की इंडस्ट्री में बूम आएगा, चलें जो इस वक्त जो अफोर्ड कर सकता है वो तो फिर ले लेगा ईवीज़, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम ये देखेंगे कि सोलर भी सस्ता हुआ तो ईवीज़ भी सस्ते होंगी। एक बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि उसका ब्लेसिंग डिस्गाइज होगा कि हम ईवी की तरफ फिर चले जाएंगे। देखिए, ईवी की तरफ हमने जाना है और गवर्नमेंट का अपना प्लान भी है कि ईवी की तरफ जाया जाए, लेकिन ईवी अगर देखिए ख़राबी कहाँ होती है कि जहाँ आपकी प्लानिंग से चीज़ें गड़बड़ हो जाएं और उससे बियॉन्ड चली जाएं तो ख़राबी होती है। अब अचानक अगर, जैसे आप कह रहे हैं कि बूम आएगा ईवी की इंडस्ट्री पे, अचानक अगर हम उस तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएं तो क्या हमारे पास इतनी बिजली दस्तयाब है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो जो बिजली है उसमें बिजली की एक बड़ी मकदार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वही आयल्स, ठीक है ना,
हमारे जो IPPs हैं, हाँ, इंडिपेंडेंट उनसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और तेल की कीमतें ज़्यादा हैं तो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये सारा प्रोसेस वो होता है जिसको ग्रेजुअल होना चाहिए और हुकूमत की प्लानिंग के तहत होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हुकूमत को जो है पता हो कि इतनी व्हीकल्स जो है हम पर ईयर EV पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उसका उसी हिसाब से बंदोबस्त किया जा सके। अब ये अचानक उफ्ताद है, ये जो तेल वाली है ना एनर्जी क्राइसिस की, ये कोई किसी भी मुल्क की प्लानिंग में नहीं थी कि भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक तो इससे बड़े अच्छे अंदाज से निपटा है। जापान ने अपने 15 दिन का रिजर्व जो है वो इस पर यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारे पास अप्रैल का रिजर्व है। आप देखें ना कि ये बड़ी बात है कि हमारे पास अप्रैल का रिजर्व है और अभी तक तो मामला ठीक हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अब ज़ाहिर है इस हवाले से कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगी जिसमें हम सोच भी रहे हैं, जैसे आपने कहा कि तेल की राशनिंग कर दी जाए, जिसको जितना ज़रूरत हो सकती है उसी हिसाब से दिया जाए ताकि कहीं फालतू तेल इस्तेमाल ना हो। दूसरा ये है कि आमदोरफ्त को महदूद किया जाए। तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दिया जाए। चौथा ये है कि जो पब्लिक गैदरिंग है उसको रिड्यूस किया जाए। जैसे शादी ब्याह में हम हज़ार बंदे को इन्वाइट करते हैं, हर आदमी अपनी गाड़ी पर आ रहा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो उसको रिड्यूस किया जाए। दफातर की तादाद जो है वो स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल की जाए। तालीमी इदारों में जो है वो क्लासेस ऑनलाइन की जाए। तो ये सारे लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ती है, अच्छा अगर जंग ख़त्म भी हो जाती है तो फिर भी इसके असरात जो है वो रहेंगे और चीज़ें मामूल पर आने में वक्त लगेगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस हवाले से अभी तक और अच्छी मनसूबाबंदी हो रही है। अच्छा सर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ज़रा देख लेते हैं कि भारत में ये खबरें लगाई जा रही हैं कि यार हम कहीं पर मौजूद नहीं और पाकिस्तान जो है वो सेंटर स्टेज पर है, मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है, उसके थ्रू जो है वो पास ऑन किए जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी वजह से और कितने चांसेस हैं कि हम इस वॉर को ख़त्म कराने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर ज़रा तफसीलन सर गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बुखारी साहब से डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से बात की थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस पूरी ये जो हम आलमी जंग की जो सूरत हाल जिसकी बात की जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता उसकी तरफ न चलने, उसमें पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज ले चुका है और मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। दो और ममालिक भी हैं जिसमें टर्की है, इजिप्ट है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू जो है वो कुछ जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू किए जा रहे हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ये कह रहे हैं कि जी मीडिएशन हो रही है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ पैगाम रसानी हो रही है, अभी तक कोई इस तरह टेबल पे बैठ के कोई टॉक्स नहीं की जा रही। छोटी सी एक विंडो है जिसमें हम लोग अमन की तरफ जा सकते हैं। इस पर बुखारी साहब से जो है वो उसका तज्जिया ले लेते हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई है जहाँ पर अमन की तरफ हम जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये दोनों ममालिक में सेम वॉइसेस प्रिवेल करेंगी और हम इस पर कैपिटलाइज करेंगे इस अपॉर्चुनिटी पे? और इसराइल ने अभी कुछ दिनों पहले हमारे कौंसल खाने के करीब ही कुछ बमबारी भी की है, क्या कोई सिग्नल तो नहीं दिया जा रहा हमें कि यार आप मीडिएशन ना करें? देखिए, जो मीडिएशन है या डिप्लोमेटिक फ्रंट्स की इनकी बात आप कर रहे हैं, वहाँ अमूमी तौर पर जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसे हम बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। और जहाँ भी इस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही होती है वहाँ पर जो है वो यकीनन सारा कुछ जो है वो मंजर आम पर नहीं होता। तो इस जंग को रुकवाने के लिए भी जो कोशिश हो रही है, एक तो वो एफर्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जो दुनिया भर के मैसेजेस हैं, मुल्कों के लीडरशिप के पैगामात हैं। एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी है जो मुसलसल जारी है और दुनिया की कोशिश है कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि हम वो कहते थे ना कि जी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, ग्लोबल विलेज होगी। अब उसके आप असरात देखें कि जैसे ही ये जंग शुरू हुई है तो तेल के जो कीमतों के असरात हैं, तेल की अदम दस्तियाबी पूरी दुनिया में महसूस की, फौरी तौर पर महसूस की गई है और पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है कि क्या सूरत हाल होनी है। तो जहाँ तक अभी इस आपने बात की, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का रोल क्या है, दूसरा ये है कि ये जो आप विंडो कह रहे हैं इससे होप क्या है। जी देखें, जंग अगर शुरू हुई है तो लामहला इसने रुकना तो है, किसी भी स्टेज पर जाके इसने रुकना है, चाहे वो टेबल टॉक हो, चाहे किसी मुल्क की डिफीट से हो, कोई भी सूरत हो, तो इसने लामहला कहीं जाके रुकना है। बिल्कुल, ये जितना लिंगर रहन होगा, मामला लंबा होगा, उतने ही नुकसानात ज़्यादा होंगे। अभी तक भी जो ईरान के अंदर जो बमबारी है उसमें 50,000 से ज़ायद इमारतों को तबाह किया गया। अच्छा, यही सूरत हाल जो है वो इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है।
फिर जो हमारी खलीजी रियासतें हैं, जो ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बिल्कुल मौजूद हैं, जिसमें यूएई की रियासतें सारी रियासतें मौजूद हैं, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। वहाँ पर भी जो मिसाइल या ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी तबाही हो रही है और मईशी सूरत हाल भी मुतासर हो रही है। अब ये जितनी फैलती जाएगी उतना ही ये असरात इसके पूरी दुनिया पर मुरतब होते जाएंगे। और इस वक्त जो है आपको ख़तरा सिर्फ अपने मुल्क की इकानमी से नहीं होता, दुनिया की इकानमी से भी ख़तरा होता है। अगर दुनिया की इकानमी डिस्टर्ब होती है तो आप उसके मुतासरा में फरीकों में होते हैं। अब ये जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आना और ये सारा कुछ मैनेज करना, ये एक दिन की बात नहीं है। पाकिस्तान को ये अहमियत क्यों दी जा रही है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस को इससे पहले ही तस्लीम किया जा रहा था। आप देखें कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तमाम फोरम्स पर फ्रंट फुट पे होता था। बिल्कुल, पाकिस्तान तमाम फोरम्स पे उसका जिक्र होता था। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बुलाकर कहा कि जी आप इस पर गुफ्तगू करें, वहाँ दुनिया भर के सरबराहान मौजूद थे, तो बाकी को किसी को मौका नहीं मिला। तो पाकिस्तान को ये मौका मिलता था कि वो जो दुनिया में जंगे रुकवाने की बातें हो रही हैं, उस पर जिन जिन ममालिक का, जिन जिन लोगों का रोल है, उस पर बात करने का मौका मिल रहा था। तो पाकिस्तान की हैसियत को, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस को पहले से तस्लीम किया जा रहा था। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ईरान का हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान से लंबी सरहद मिलती है ईरान की, और पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं फ्रॉम द बिगनिंग। तो फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज, इससे पहले भी जब भी ईरान के अंदर सूरत हाल ख़राब हुई है तो पाकिस्तान ने हमेशा इसमें अपना किरदार अदा किया है। जंगें रुकवाने में, वहाँ सूरत हाल ठीक करने में हमेशा अपना किरदार अदा किया है। और यही सूरत हाल हमने देखी कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर हमारे मामला कुछ गड़बड़ होते हैं तो ईरान का भी बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। बिल्कुल। तो ये मंजर हमने देखा। इसकी वजह से भी अमेरिका ने पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया कि अगर अमेरिका इसराइल ईरान के साथ लड़ रहे हैं और वहाँ अगर कुछ बातचीत करनी है तो वो सूटेबल कंट्री, आप ज़रा खुद सोच के बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कौन हो सकता है? क्या भारत ये रोल प्ले कर सकता है? इसके अलावा और कौन हो सकता है? जहाँ आप भारत तो खुद फरीक है ना, इस जंग में फरीक है भारत, वो इससे मफादात उठा रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसकी कोशिश है कि इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो हम गेन करें। वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, महाभारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो एक खुद फरीक है। तो पाकिस्तान के रोल को तस्लीम पहले से किया गया और फिर जब ये जंग शुरू हुई है तो पाकिस्तान ने आज खुद भी इसमें एफर्ट कोशिश शुरू की कि ये जंग रोकी जा सके। अमेरिका के साथ बातचीत की, ईरान से बातचीत की और दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं उनकी क़यादत से पाकिस्तान ने बातचीत की। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि छोटी सी विंडो है जिसमें पाकिस्तान अपना रोल जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है। अगर डिफरेंट जो कंट्रीज हम सुन रहे हैं कि शायद वो भी इस जंग का पार्ट बन जाते हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। जैसे हम कुछ खलीजी ममालिक आप सुन रहे हैं कि शायद वो इस जंग में हिस्सा लेना। देखिए, एक तो इस जंग को अगर आप गौर से देखें तो इसको हम आलमी जंग कह तो नहीं रहे, लेकिन इसमें पूरी दुनिया शरीक हो गई है। ठीक है ना जी, आलमी जंग ऐसी ही होती है ना जी। अच्छा, अब वो डिक्लेयर करने की बात होती है कि जैसा जी ठीक है हम इस जंग में कूद पड़े, वरना इस वक्त भी एक आलमी जंग के बादल जो है इस जंग की वजह से मंडरा रहे हैं पूरी दुनिया पर। अब आप देखें कि बहुत सारे खत्ते के मालिक सारे इन्वॉल्व है। अगर वहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं और वो रद्देमल दे रहे हैं तो यही सूरत हाल होगी। सर, किसी ने उस तरह रिटेलिएट नहीं किया ना, अब तो आ रहे हैं कि हाँ शायद के रिटेलिएट कर दें। बस इतनी ही गुंजाइश रह गई है ना कि इसमें अगर कोई रूस और चीन जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी वो इसमें मुलव्वस हैं इस जंग में और ईरान की मदद कर रहे हैं, अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर ये वर्ल्ड वार हो जाती है ना। बिल्कुल। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो आपका सवाल था कि ये आप इसे छोटी सी विंडो करार दे रहे हैं, मैं इसे छोटी सी विंडो नहीं करार दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देखें इस वक्त दोनों तरफ से बात क्या हो रही है, आप ज़रा उससे अंदाज़ा कर लें। ये वो हम कैलकुलेशन में देखें तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इस डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर है कि ईरान के हवाले से वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो काबिल तकलीफ़ है। लेकिन ये है कि
अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। हाँ जी, कह रहे हैं ना, हाँ जी, कि वो कह रहे हैं कि जी हमने जो करना था कर लिया, लीडरशिप को मार दिया है जी, रजीम चेंज तो यही होता है। तो हम यही रजीम चेंज करना चाहते थे, हमने रजीम चेंज कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको जो डिफेंस के एतबार से इतना कमज़ोर कर दिया कि शायद अब उन्हें खड़े होने में 10-20 साल। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने जो टारगेट से वो अचीव कर लिए। अच्छा, ये जंग रुकवाने के लिए तो मस्बत बात हो गई। बिल्कुल, कि अगर आप वो ये कहते हैं कि नहीं अभी तो हमने बहुत कुछ करना है, तो फिर तो जाहिर है। अच्छा, ईरान भी अब ये चाहता है कि ऐसा कोई मुआहदा हो जाए जिसमें उसे गारंटी हो कि आइंदा इस सारी सूरत हाल का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा, और दुनिया इस बात को देखे कि भाई ये जो कुछ हुआ है ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारियत है, और इसको तस्लीम किया जाए, और आइंदा इसके लिए कुछ रुकावट हो तो ठीक है। तो ये पॉजिटिव बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हमने एनर्जी प्राइसेस पे तो बात की, बहुत ही अहम पहलू हमने फूड प्राइसेस के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान जैसे ममालिक पे क्या होगा। पाकिस्तान कहा जाता है खुद कफील है, लेकिन फिर भी हम वीट में और जो बाकी स्टेपल क्रॉप्स हैं उसको कभी ना कभी हम लोग इम्पोर्ट जो है वो कर रहे होते हैं। आप इसके ऊपर प्रोग्राम भी कहते हैं, काफ़ी गहरी निगाह है आपकी, इस पर ज़रा बताइएगा कि इसकी वजह से फूड क्राइसिस आ रही है। कोई DAP का हम सुन रहे हैं कि क्योंकि वो हम लोग इम्पोर्ट करते होते हैं तो शायद उसका कोई ना कोई क्राइसिस बन जाए। अच्छा, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। ठीक है। एक तो ये है कि ज़राई जो मदाखिल हैं जी, जो इनपुट्स है उनका क्राइसिस ज़रा अलग हो गया, और फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी क्या सूरत हाल होगी, खुराक की क्या सूरत हाल होगी, दोनों अलग हो गए, जिसे आप फूड सिक्योरिटी कह रहे हैं। ठीक है। अब जो ज़राई मदाखिल हैं जिसमें आपने DAP का जिक्र किया, DAP जो है वो बनती है रॉक फॉस्फेट से जी, और ये जहाँ जहाँ दस्तयाब है रॉक फास्फेट, वो अमूमन जो है ना हमें सऊदी अरब से, कतर से और चीन से हम ये मंगवाते हैं। सही। अच्छा, अब ये 2 मुल्क तो बड़े खलीजी हो गए ना जहाँ से हमें DAP आती है। तो अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो यकीनन जो है DAP पर इसके असरात मुरतब होंगे। जैसे फ्यूल नहीं आ रहा तो DAP भी जो है वो मुश्किल सूरत हाल का शिकार होगी, क्योंकि हम यहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो सर, मेरे जैसा लेमैन जिसको एग्रीकल्चर का बिल्कुल नहीं पता, वो कहेगा यार यूरिया इस्तेमाल करने आपके पास, तो वो आप उसमें बना रहे हैं, आप लोग खुद बना रहे हैं, खुद कफील हैं यूरिया को। अच्छा, यूरिया नेमुल बदल नहीं है DAP का। सही। ठीक है, DAP फास्फेट खाद है, और वो आप जब फसल को ग्रो करने के लिए बीज डालते हैं तो उस वक्त डालनी पड़ती है जो फसल को उगाने में हेल्प करती है। जो यूरिया है वो नाइट्रोजन है, वो बुनियादी तौर पर, जैसे वो फास्फेट है ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो लश ग्रीन करने में, ग्रोथ में जो है वो फ़ायदेमंद है। तो जब आपने कोई फसल काश्त करनी है तो उस वक्त हमें DAP चाहिए, और फिर बाद में उसको ग्रीन करने के लिए फिर वो नाइट्रोजन यूरिया खाद चाहिए। तो यूरिया जो है वो उसका मुतबादिल नहीं है। लेकिन ये है कि मैं खुद इस पर हम कुछ थोड़ी सी DAP बनाते भी हैं। सही। तो मैं तो काफ़ी अरसे से इस बात का हामी हूँ कि हुकूमत को इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारे पास मेरा ख्याल है कि रॉक फास्फेट कहीं ना कहीं दस्तयाब हैं, तो हमें अपनी DAP की तैयारी की तरफ खुद जाना चाहिए। कुछ हम कर भी रहे हैं, कराची में भी तैयार होती है, फौजी फर्टिलाइज़र भी तैयार करती है, तो हमें जो है वो इस तरफ जाना चाहिए। हम अपनी DAP हम देखें दुनिया के ऊपर इस वक्त क्या तलवार लटकी हुई है। जैसे आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया पर फूड इनसिक्योरिटी की तलवार लटकी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि आइंदा जो दिन होंगे उसमें वही मुल्क, वही कौम सर्वाइव करेगी जो खुराक में खुद कफील होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, देखिए हम कहते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, हमारे पास खुराक की खुद कफालत है, लेकिन अभी आपने कहा कि गंदम का भी हमें सम टाइम क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है। चलें, गंदम हम अच्छी फसल भी ले लेते हैं, हमारे पास इतनी पैदावार है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वो मैनेज हो जाती है। लेकिन जो एक बड़ा मसला है वो खाने का तेल है। एक बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो एडिबल ऑयल हम जो है वो दरामद करते हैं मलेशिया से, हम लोग मलेशिया से पाम जो है वो दरामद करते हैं, तो वो बहुत बड़ा बिल है जो हमें खाने के तेल की अदा करना पड़ता है। फिर हम दालें इंपोर्ट करते हैं, दालें जो है वो एक बड़ा बिल है जिस पे हमें खर्चा करना पड़ता है। फिर हम जो है वो चाय की पत्ती इंपोर्ट करते हैं जिस पे हमें ह्यूज जो है वो खर्च करना पड़ता है। पूरी कौम चाय पीने पर लगी हुई है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो वो अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम खुद भी कर सकते हैं ना, मैनेज कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर की बुनियाद है वो बीज पर है, सीड पर मुनहसर है। आज भी हम जो सब्जियां फल काश कर रहे हैं इनके बीज चाइना से मंगवा रहे हैं, वो हम इतना उसकी प्रोड्यूस से नहीं कमाते जितना चाइना जो है वो उसके बीज से कमा लेता है। तो हमें जो है अगर ज़राअत में आगे बढ़ना है और खुराक की खुद कफालत की तरफ जाना है तो हमें जो अपनी रिसर्च है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर
जो सीड के ऊपर रिसर्च है उसको ठीक करना पड़ेगा। हमारी ज़राअत की तबाही की बड़ी वजह जो है वो रिसर्च में पीछे जाना और बीजों पर जो है वो जो है फोकस ना करना है। अभी जो फूड इनसिक्योरिटी की बात आप दुनिया भर में कर रहे हैं, तो वो एक तो ये जैसे ही फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसके लामाला असरात जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर लेकिन अगर ये 56 रुपये भी डीजल बढ़ा है तो 56 रुपये जो है वो इनपुट पर लीटर बढ़ गई है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन उसी से होनी है, ज़राई आलात उसी से यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर उसी से डीजल से चलते हैं, तो जाहिर है ये जो प्रेशर है ये फूड पर आएगा। बिल्कुल पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है और मुश्किल हो गई है, तो खलीजी ममालिक में भी फूड के सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं, बेशतर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो है अगर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके साथ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सही, ठीक है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या अपॉर्चुनिटी और फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फूड के हवाले से, ज़राअत के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है उसके बारे में भी थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन करते हैं और गंदम की फसल पर ख़ासतौर पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इन सारे मौज़ूआत पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जैसे सर ने एक बात ब्रेक पे जाने से पहले की बहुत ही अहम थी कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। मैंने इसी के साथ वेदर की सूरत हाल पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि वेदर का क्या इम्पैक्ट होगा ख़ासतौर पर गंदम की फसल पे। उस पे जाने से पहले नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं जो हमें आज के वेदर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, मुल्तान शहर का मौसम आज बड़ा खुशगवार है और खुशगवार होना भी चाहिए क्योंकि इन दिनों मुल्तान में बारिशें चल रही हैं और गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले जो है वो बारिश हुई, उसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। उसके साथ साथ चूँकि बारिशों की वजह से मौसम हल्का सर्द भी हुआ है, लेकिन साथ में तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं, उसकी वजह से भी एहसास जो है वो काफ़ी बेहतर है। आज अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो इस वक्त आसमान जो है वो उस पर हमें जहाँ से अब बादल नज़र आ रहे हैं वहीं कहीं कहीं जो है वो नीला आसमान भी नज़र आता है क्योंकि मतला सुबह से ही जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। और महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुनाई है कि आज शाम में हल्की बारिश मुतवक्के है। और टेम्परेचर देखा जाए तो जो कम से कम टेम्परेचर है वो पहले से काफ़ी कम रिकॉर्ड हो रहा है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि इम्कान है कि आज मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड की हद तक भी जा सकता है। और चूँकि शाम में बारिश के इम्कान भी है, बादल भी मौजूद हैं, तो जिस तरह पहले शहरियों को दोपहर के वक्त में सूरज की तपश का सामना करना पड़ता था, आज वैसी सूरत हाल नहीं है। हवा ने और हल्के बादल जो आसमान पर मौजूद हैं उन्होंने मौसम को काफ़ी हद तक बेहतर रखा हुआ है। जबकि बात की जाए हवा में नमी की तो आज 68% हवा में नमी रिकॉर्ड की गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की निस्बत ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। आज 141 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इससे पहले जब बारिशें शुरू हुई थी तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से भी कम आ गया था। आज 141 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं और पाकिस्तान के फ़ज़ाइल-उदा 3 शहरों में मुल्तान आज 9वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन फ़ज़ाइल-उदगी अभी मुल्तान में कंट्रोल्ड है और किसी बहुत हद तक जो है वो बेहतर चल रहा है। शहरी मुल्तान में इस वक्त एक अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानब बात की जाए आइंदा 24 घंटों में इसी तरह बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी किया था कि 31 मार्च तक जो है वो बारिशें और मतलब इसी तरह जुज़ी तौर पर अबरआलूद रहेगा। उसके बाद से मौसम जो है वो दोबारा गर्म हो सकता है। लेकिन इन दिनों मुल्तान शहर का मौसम जो है वो मतलब भी अबरआलूद चल रहा है और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है और आज शाम में भी हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि शहरी जो है वो मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, तो जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में बात की थी कि आपने मौसम को एंजॉय तो करना है लेकिन उसी के साथ साथ अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि ये जो यही मौसम होता है जिसमें मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा होता है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, तो वहीं पर हमसे कोई ना कोई बदएहतियाती होती है और फिर हमें उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। जनाब, मौसम की सूरत हाल और उसका इम्पैक्ट हमारी ये जो फसलें हैं उसके ऊपर क्या होगा। दूसरा, अपॉर्चुनिटी की आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जिस तरह के हालात है उसमें कोई ना कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की या किसी और तरीके से। अच्छा, मौसम की सूरत हाल में खुशाइंद ये है कि वो जो बाहर का मौसम स्किप हो गया था जी, वो वापस लौट आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ये जो सीज़न है, ये जो दिन है जो पिछले गुजरे हैं, ये आप इसे बाहर का मौसम समझ के एंजॉय करें
और वाकई ये बाहर के मौसम में एक प्लेजेंट बिल्कुल एनवायरनमेंट होता है, एक जो है आपके मिजाज पर, इर्द गिर्द के माहौल पर ये सारा असर डालता है। तो वो मौसम दस्तयाब है, आप उसे एंजॉय करें। और आप देखें कि वो पौधों की वो खुश्क टहनियाँ, वो खुश्क पौधे जिनमें बेजान हो जाते हैं तो उनमें जान आ जाती है। बिल्कुल। तो ये जब बेजान टहनियों को ज़िंदा कर देता है तो इंसानों पर भी यकीनन असर डालता होगा। बहुत खूबसूरत। और इंसान जो है वो इस मौसम से फ़ायदा उठाएं, और अगर अपने अंदर जो है को तवानाई पैदा करनी है, ज़िंदगी बदलनी है, तो ये बड़ा अच्छा मौसम है, सोच विचार के लिए बहुत अच्छा मौसम है। दूसरा पहलू जो हम जिक्र कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ का, तो ये जो अभी पिछले 25 दिनों में ये जो जंग हुई और इसके बाद वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से और फिर इंटरनेशनल ट्रेड मुतासर होने के बाद जो है पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, कराची की जो पोर्ट्स हैं और ग्वादर, वहाँ पर आमदोरफ्त जो है वो ट्रांजिट शिप्स की बढ़ गई। तो ये वो जो हम पूरे साल में हमने शिप्स हैंडल किए थे वो इन 25 दिनों में हैंडल किए हैं, ठीक है। वो 8,000 से ज़ायद शिप्स हैं जिनको हमने हैंडल किया, और ये अभी और तेज़ी से जारी है। तो अब एक तो ये है कि पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह बदलता है, अगर ये सारा कुछ दस्तयाब है तो इनकी हैंडलिंग किस तरह होती है। हमने एक बड़ी गलती की है, दुनिया भर में ना जो आपकी कोस्ट होती है उसको आबाद किया जाता है, वहाँ पर शहर बनाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट बनाई जाती हैं। अब हमारे पास जो है कराची की पोर्ट है, तारीख़ी तौर पर मौजूद है और मुद्दत से मौजूद है। उसके बाद हमने गवादर बसाई है, ठीक है। अभी भी वहाँ जिस अंदाज से आमदोरफ्त होनी चाहिए थी वो हम नहीं ला सके, उसकी वजूहत जो भी हों, लेकिन हम वहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं ला सके। अब वो जीवानी और पसनी भी है, उनको भी इसी तरह आबाद होना चाहिए। हमें वो जो अपनी सारी कोस्टल वे है उसको आबाद करना चाहिए, वहाँ शहर बसाने चाहिए। दुनिया में ऐसे ही होता है बिल्कुल। और वो हम आप देखें ना कि अभी लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी ये जो साहिली पट्टी है वो कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर, बिल्कुल, अब लोगों को अंदाज़ा हो रहा है ना। अदरवाइज़ तो ये हमारे पास कुदरत का तोहफा है, लेकिन हम इसको उस तरह आबाद नहीं कर सकते। टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्री जोन क्रिएट किया जा सकता है, सारा कुछ जो है वहाँ हो सकता है। लेकिन हम वो सारा साहिली इलाका जो है वो वीरान पड़ा हुआ है, और अभी भी ग्वादर को हमने बसाया है तो ग्वादर तक आमदोरफ्त भी अभी मुश्किल है, आप ये देखें ना। तो हमें ये जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करने हैं। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारे पास जो हमने बड़ी फसलें जिनका जिक्र किया वहाँ पर तो शायद कभी मुश्किल की सूरत का सामना हो जाता है, लेकिन हमारे पास सब्जियाँ और फल जो है बड़ी वाफर मकदार में पैदा होते हैं। इतनी मकदार में पैदा होते हैं कि इनका बड़ा हिस्सा हम मार्केट तक भी नहीं पहुँचा पाते। अच्छा। सेब है, अखरोट है, बड़ा हिस्सा जो है वो वहीं ज़ाय हो जाता है, उनको प्रॉपर मार्केट नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन सारे खलीजी ममालिक में दुनिया भर से खाने पीने की अशिया आती हैं। तो अगर हम इस पर फोकस कर लें, और इस वक्त जो है जो हमारे पास दस्तयाब है, हमारे पास आलू की फसल पिट रही है, ठीक है ना जी। ये आलू बड़ा अच्छा अंदाज से एक्सपोर्ट किया जा सकता था, हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह मटर की सूरत हाल है, फलों की भी सूरत हाल ऐसी है। तो ये इसमें ज़रूर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इन चीज़ों को ड्राई करके भी बाहर भेजने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हमें इन तमाम फलों को ड्राई करके हम बाहर भेज सकते हैं। जिस तरह हम बात करें खलीजी रियासतों की, तो हमने बात की एक्सपोर्ट की, इसी तरह हमारे पास GSP+ स्टेटस भी है जिसमें हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं। एक तो पहले बताइए कि ये GSP+ होता क्या है, किस लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन हालात में। देखें, GSP+ जो है होता क्या है। GSP+ बुनियादी तौर पर है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जी, ठीक है ना। आप इसके नाम से आपको अंदाजा हो, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, तो प्रेफरेंसेस के साथ आप प्लस लगा लें, बिल्कुल ठीक है। कि ये जो एक ऐसी स्कीम है जिसमें कुछ मुल्कों को ट्रेड करने की तरजीह दी जाती है कि जी वो मुल्क तरजीह कर ले। अच्छा, ये क्यों दी जाती है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो जो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं उनको एक पायदार तरक्की की तरफ लाने के लिए उन्हें कुशन दिया जाए, ताकि वो ट्रेड कर लें और अपनी मईशत को बेहतर कर लें। अच्छा, ये जो स्टेटस है
इसके साथ साथ जो है ये यूरोपीय यूनियन हमें दे रही है और बाकी दुनिया के लोगों को भी, ममालिक को भी देती है। उसने कुछ चीज़ें नत्थी भी कर दी हैं। कोई यूनाइटेड नेशंस के या इंटरनेशनल कन्वेंशंस के 27 चार्टर्ड हैं जिनको हमें साइन करना होता है। इसमें ह्यूमन राइट्स है, अपने लेबर राइट्स हैं और मुख्तलिफ राइट्स हैं। इनको आप इसके सिग्नेटरी होंगे इन 27 कन्वेंशंस के, तो फिर आपको ये स्टेटस जो है वो मिलेगा, बरकरार रहेगा। हमें काफ़ी अरसे से ये स्टेटस हमारे पास 12-14 साल से है और ये 2027 तक जो है अभी ये मौजूद है और फिर इसको एक्सटेंशन होती है, क्या सूरत हाल होती है। तो ये तो हो गया स्टेटस। इसमें तकरीबन 66% जो अशिया हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पे टैक्स रिबेट है। बाकी मुल्क अगर लाएंगे तो उन पर टैक्स इतना होगा, और अगर ये जो GSP प्लस स्टेटस रखने वाले मुल्क हैं ये लाएंगे तो उन पर टैक्स की शरह जो है वो डिफरेंट होगी। तो इससे पाकिस्तान को बेहद फ़ायदा हुआ। हम $2-2.5 अरब, $3 अरब की ट्रेड पर खड़े हुए थे इस पे GSP प्लस से पहले, तो ये $8.5 अरब पर हम चले गए। तो ये हमें बड़ा एडवांटेज हुआ। 25% हम अपनी जो एक्सपोर्ट है वो इन यूरोपियन ममालिक को करते हैं। तो हमारी मईशत की बरकरारी में और हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको बरकरार रहने में इस स्टेटस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये हमेशा के लिए नहीं होता, बिल्कुल ये है इसलिए कि आप अपनी मईशत को बेहतर कर लें और फिर आप दुनिया के मुकाबले में आ जाएं। लेकिन हम एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमें कहीं कोई रियायत मिल जाए तो हम उसके आदी हो जाते हैं। तो हमें इससे देखें ना, लामहला इससे आखिर हमने बाहर निकलना ही निकलना है। तो हमें इसके लिए ख़ुद को तैयार करना होगा। अभी ख़ास तौर पर इस जंग की सूरत हाल में हमें जो रेमिटेंसेस जिसको हमने आमदनी का ज़रिया समझ रखा है, ठीक है ना, तो वो अगर थोड़े से शेक हुए हैं तो हमें बहुत परेशानी लाक हो गई है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारे पास आमदन का ज़रिया यही है, सबसे बड़ा आमदन का ज़रिया ये रेमिटेंस है और तकरीबन इतनी एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये मिला के हम जो है मुल्क चलाते हैं। हालांकि छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो हमसे 10-10 गुना ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लामहला अपनी एक्सपोर्ट को ठीक करना है। हमें जो यूरोपीय यूनियन इसमें कुशन दे रही है उसमें हमारी जो बेशतर एक्सपोर्ट्स हैं वो गारमेंट्स से रिलेटेड हैं, लेदर है और चमड़े की बनी हुई अशियाँ हैं, और इसके साथ साथ जो है वो सर्जिकल आइटम्स हैं जो सियालकोट में बनते हैं। इन पर हमें जो है वो जो है वो हमें सपोर्ट है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी फायदा तो ट्रेड उठा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारी जंग की सूरत हाल है वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यूरोप के ममालिक हैं वो भी खासे जो है वो इससे परेशान नज़र आ रहे हैं इस जंग की सूरत हाल से, क्योंकि सप्लाई चेन से हिली है पूरी दुनिया की। इसी के साथ जिस तरह आपने कहा कि देर पा कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी मईशत को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। सर, थोड़ा सा खेल के मैदान पे हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। PSL का आगाज़ हो चुका है लेकिन क्राउडलेस वो मैचेस होंगे इसी सिचुएशन की वजह से। नाज़रीन, में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी सी PSL के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। मैचेस हो रहे हैं, खुश आइंद है, लेकिन मैचेस क्राउडलेस हो रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आ रहा मैचेस देखने का। इसी के साथ कुछ वेन्यूज़, इस दफ़ा तो सोचा था कि पेशावर में भी मैचेस होंगे, कुछ वेन्यूज़ बढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिर वही 2 वेन्यूज़ पे जो मैचेस हो रहे हैं उसी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बताइएगा, मज़ा किरकिरा कर दिया इस जंग ने PSL का। हम लोग तो बड़ा वेट कर रहे होते हैं कि कब ये सीज़न स्टार्ट होगा, हमारा बड़ा फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है। अभी तो आप सिर्फ मज़ा किरकिरा करने की बात कर रहे हैं ना, जंग तो बड़ी खौफनाक होती है। इसके असरात जो है वो अगर खुदा न खास्ता आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी पर मुश्किल असरात पड़ सकते हैं। तो PSL ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में आए कि दुनिया में एक खौफनाक किस्म की जंग हो रही है। तो यकीनन फिर हमें, जैसे हम फ्यूल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूल क्राइसिस जो है वो ज़ाहिर है हर ज़िंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज हो रहा है। तो अगर हम मैचेस फैला देते जिस तरह हमने प्लान किया था, इस दफ़ा नए वेन्यू भी शामिल किए थे, तो अगर हम फैला देते और उसी तरह की आमदोरफ्त होती तो एक ह्यूज कास्ट फ्यूल की हमें जो है वो पड़ती और उससे काफ़ी नुकसान होना था। फिर हमारी टीमों की ट्रांसपोर्टेशन पे भी बड़ी कास्ट आनी थी, लोगों का घरों से निकल के स्टेडियम्स तक आना, और आपको पता है ट्रैफिक ब्लॉकेज और सारा कुछ ये मामला होता है। तो इसको रोकने के लिए जो है ये इकदाम किया गया। खुश आइंद है, अच्छी बात है कि कौमें जो है वो दुनिया के हालात देख के, अपने मामला देख के उसी तरह ढलती हैं। तो क्रिकेट तो इंशाल्लाह होती रहेगी।
तो ये फिर अब 2 वेन्यू तक महदूद कर दिया गया इन मैचेस को, आधे आधे मैच जो है वो तकसीम कर दिए गए। तो वैसे अच्छा है कि लोगों को ये इस तजर्बे से भी गुजरना चाहिए कि घरों में बैठ के देखें तो अच्छा, कैसा इसमें जैसे हम हमेशा अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका फ़ायदा हो गया, उन्हें ज़्यादा आई बॉल्स मिल गई। जिन्होंने जाके देखना था वो घर में बैठ के अब अपने देखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसा कमाया जाएगा। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली, लेकिन जो 2 इसमें पहलू हैं। एक तो खुद जो प्लेयर्स हैं वो अपनी खेल को उस वक्त एंजॉय करते हैं जब क्राउड जितना ज़्यादा क्राउड होता है तो वो उतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, वो उनको जो है ना उनके खेल में निखार आ जाता है, उनको अप्रिसिएशन मिलती है। वहीं पर अगर उनकी अच्छी कारकर्दगी हो स्पॉट पर मिल जाती है तो वो एक तो वो थोड़ा सा उनको फील हुआ। दूसरा ये है कि हमारे जो लोग स्टेडियम्स में मैच देखने जाते हैं वो बुनियादी तौर पर मैच देखने नहीं जाते, क्राउड को एंजॉय करने जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मैच तो जितना अच्छा टीवी पर बैठ के देखा जा सकता है स्क्रीन पर, उतना अच्छा आप स्टेडियम में नहीं देख सकते। स्टेडियम में तो पता लगता है कि आउट हो गया, और वो साथ वाला बताता है आउट हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो अदरवाइज आप इतने इन्वॉल्व होते हैं उस क्राउड में, उस गेमा गेमी में, तो वो उस गेमा गेमी से लोग महरूम हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट हो रही है और खुशाइन ये है कि क्रिकेट हो रही है। कल का मैच कराची किंग्स ने जीता है तो अच्छा है, आगाज़ भी अच्छा हुआ है। लेकिन ये है कि हमें ये ज़रूरी था कि हमारा PSL हो इसमें रुकावट ना। लास्ट हमारे पास 30 to 45 सेकंड्स हैं, अगर आप अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो दे दीजिएगा, उसके बाद फिर हम जो है वो ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। लास्ट पैगाम तो क्या होना है जी, लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए कि अगर आपके ऊपर कुछ कदगन लगाई जा रही है तो उसे खुश दिली से कबूल करें। मिसाल के तौर पर हम मेट्रो के टाइम को कम कर रहे हैं, मेट्रो जो बसें चलती हैं उनके टाइम को कम कर रहे हैं, तो आप अपने जो मामूलात हैं उनको ज़रा उसी तरह स्केल करें, ठीक है। अपनी दुकानों को अगर आपको बंद करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए प्लानिंग हो रही है, तो आप अपने कारोबार को उसी तरह स्केल लें। रात देर तक जो है वो कारोबार करना कोई ज़रूरी नहीं है, दिन की लाइट का फ़ायदा उठाएं। दूसरा, आपको कहा जा रहा है कि आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तो कोशिश करें। और इन दिनों अगर कोई EV बाइक चलानी पड़ जाती है, अगर आप 2-3 लोग 4 लोग इकट्ठे ट्रैवल कर लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे हुकूमत का साथ दें, हुकूमत का साथ दें। और हमेशा जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम से कहते हैं, हर प्रोग्राम से कहा जाता है कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो जो हमें कहा जा रहा है, जो हमारे फ़र्ज़ हैं उसको हम पूरा करेंगे, तभी हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बड़ी इन डिटेल हमने डिस्कशन की, बड़ी सहरा से डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको भी डिस्कशन जो है वो पसंद आई होगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी कुछ नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थीं उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की। डॉक्टर अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है एडिक्शन के हवाले से। अब एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा ये जो नशा आवर चीज़ें उसकी एडिक्शन, खा वो सिगरेट है, नस्वार है, पान है, गुटखा है, और फिर ये जो इधर से स्टार्ट होता है फिर ये लीड करता है डिफरेंट जो हमारी एडिक्शंस हैं, यू नेम इट, बहुत सारे जो हैं वो एडिक्शंस हैं जिसके अंदर हम मुब्तला हो जाते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है, क्या ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है, या किसी कोई मसला चल रहा होता है, ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से लोग जो है वो इसे इल्लत में पड़ जाते हैं, या और अगर कोई पड़ गया है जिसको यह आदत लग गई है नशे की, तो उसने अब इसमें से निकलना कैसे है, फैमिली का क्या होता है, इस पर क्या रोल हो सकता है, और कोई स्पेशलिस्ट जो है वो कब ज़रूरत पड़ती है कि अब आपने लाजमी तौर पर किसी स्पेशलिस्ट के पास जो है वो जाना है। इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस अनुशे, जो कि एक रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर निम्रा सबूर साहिबा, जो कि बड़ी मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे हमने बात करनी है पोस्चर के हवाले से। हम लोग देख रहे हैं कि वो बीमारियां जो हमें 40 साल के बाद आनी थी वो हमारी यूथ में आ रही हैं। जिन्हें हर तरह की बीमारी, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, वो हमारी यूथ में आ गई। इसी के साथ पोस्चर की वजह से हमारे नेक में पेन हो रहा है, कमर में दर्द होना शुरू हो रहा है, हमारा बाहर जाने का दिल नहीं करता, चलने का दिल नहीं करता, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता। हम सिर्फ घर आते हैं, काउच पोटैटोज़ बन जाते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, डूम स्क्रोलिंग करते हैं या अपना कंटेंट देखते हैं। तो इसका अब खुमियाजा हमने क्या भुगतना है, और अगर अभी से हमें दर्दें शुरू हो गई हैं तो फिर आगे जाके हमें इसके क्या हालात जो है वो निपटने पड़ सकते हैं। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। मैम, डिस्कशन का आगाज़ आपसे ही करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हमारा पोस्चर है टेक्सटिंग की वजह से या पूरा दिन मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को देखने की वजह से, इससे होता क्या है? हम
हमें ये जो कमर में दर्द हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है? पोस्टर जो है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल है। उसमें ये होता है कि आप बैठ के मुसलसल कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो बैक के मसल्स हैं, स्पेशली पैरास्पाइनल जो मसल्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और उनके अंदर ये होता है कि आपका स्ट्रेच आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो है आपको बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है और इसके अलावा अपर बैक पेन हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वक्फे से है जो है मोबाइल अगर यूज़ करें तो उसको बीच में आप कुछ और कर लें या अपना पोस्चर ठीक कर लें। और इसका जो बेस्ट पोस्चर ये है कि आपका जो नेक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और जो आपका फ़ोन है आपके आई के मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए, इस तरह से कि आप जो है ज़्यादा झुक के फ़ोन यूज़ ना करें। मैम ये किस तरह किया जा सकता है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन तो समझ आती है ना कि वो आपके सामने, मोबाइल फ़ोन तो हमने इसी तरह ही इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, तो इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? मोबाइल फ़ोन के लिए ये है कि आप अपने आई लेवल पे लाके अपने फ़ोन को उस तरह से यूज़ करें, लाइक आप अपनी गर्दन ना झुकाएं, अपना हाथ थोड़ा सा बस किसी ने हमारी वीडियो बना के वो तो हम तो मीम बन जाएंगे मैम, तो आहिस्ता करते हुए यूज़ करते हैं। नहीं, ये भी होता है ना कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, अपनी गर्दन को जो है ना वो थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट दे दें ताकि वो उसके मसल्स भी रिलैक्स में रहें और आप भी रिलैक्स होकर फ़ोन यूज़ करें। और मुसलसल 3-4 घंटे जो आजकल लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो कम यूज़ करें। मैं अच्छा मैम, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे एक टेक्स्ट नेक की जो सूरत हाल है वो क्या होती है, क्यों कहा जाता है, या कि ये कोई बीमारी है ख़ास तौर किसी ख़ास किस्म की? टेक्स्ट नेक कोई बीमारी तो ऐसा नहीं है, वो ये होता है कि आप अगर मुसलसल एक ही पोजीशन में अपनी नेक को रख के काफ़ी देर तक उसको रखा हुआ तो वो आपके मसल जो है ना वो कड़ाव का शिकार हो जाते हैं। और मैंने ये देखा कि आजकल बच्चे इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो रही है। वो कहते हैं कि हमें ना मतलब यहाँ पे पेन है या पीछे बैक वाले मसल्स में पेन है, तो उसमें ये होता है कि मैंने वो बताया कि नेक को सपोर्ट दे लें, पिलो के साथ दे लें या चेयर के साथ दे लें, तो 1 घंटा फ़ोन यूज़ कर लें या मिनिमम आधा घंटा, इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना। अच्छा अब मैम, ये जो हमारे पोस्चर की वजह से जो हमें मसाइल आ रहे हैं इसको एज के थ्रू देखते हैं ना, अभी आपने कहा कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर इन द लॉन्ग रन क्या इम्पैक्ट होगा? फिर ये जो मेरी एज के लोग हैं, जो जवान हैं थोड़े से, हम टीन एज के बाद से लेकर 30s तक ले लेते हैं, इस पीरियड में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? और फिर वो लोग अब क्योंकि हमारे एल्डरली पीपल भी मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कल तक हमें मना करते थे आज वो बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको फिर इसका क्या नुकसान हो सकता है, जो अगर 4-5 घंटे आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं? अच्छा, आपने बताया कि एज पे डिपेंड करता है। बच्चों में आजकल देखने में आ रहा है, यंगस्टर्स में भी आ रहा है और हमारे जो एल्डर्स हैं उनमें भी आ रहा है। तो बच्चों से पहले मैं बात करूंगी कि हम शायद ये हमारी मदर्स या पेरेंट्स का ही है कि हम बच्चों को मोबाइल हमने पकड़ाए हुए हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन बच्चों को बुक्स में इन्वॉल्व करें ज़्यादा, उसके अंदर उसकी तरफ लेकर जाएं। अब जहाँ तक आपके यंगस्टर्स की बात है तो उनकी ज़रूरत भी है फ़ोन यूज़ करना और ज़ाहिर है सब कुछ, तो उसमें ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल मैनेज करें और उस हिसाब से फ़ोन यूज़ करें। और पोस्चर मेंटेन रखने के लिए लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, अपना जो है ना बैक की स्पाइन है उसको ये रखेंगे, उसको सपोर्ट दें ज़रूर। जैसे आप बैठ के लैपटॉप यूज़ करें तो पीछे लंबर कुशन रख सकते हैं आप, नेक स्पोर्ट्स होती हैं, ब्रेसेस होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप अगर किसी को ज़्यादा इशू है तो। ठीक हो गया। अच्छा मैम, लेट के भी अब जैसे वीकेंड आ रहा है तो लोग कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लैपटॉप को या तो आप लेट के इस्तेमाल करेंगे, एक टेबल रख लेंगे या कुछ भी करेंगे, मोबाइल को भी लेट के इस्तेमाल किया जाएगा, आइज़ के एक तो आई स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा उस पोस्चर के बारे में बताइएगा। फिर अगर कोई जो शख्स है वो फॉर द लॉन्ग पीरियड एक हॉलो बैग के साथ लैपटॉप को इस्तेमाल करता है या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करता रहता है, तो उसका नुकसान उसे क्या होगा? उसकी स्पाइन की कोई इंजरी होने का भी खतरा है? इंजरी इनिशियल स्टेज पे नहीं होगी, पहले तो उसको जो है ना वो पेन का उसको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर आगे जाके वो इस चीज़ को नहीं रिकवर कर रहा तो स्लिप डिस्क होने का खतरा हो सकता है, जो कि आगे जाके उसकी सर्जरी ही एक वहाँ पर एक ऑप्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा स्लिप डिस्क के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको अवॉइड करने के लिए मैं अपने पेशेंट को ये कहती हूँ कि आप अपना पोस्चर ठीक करेंगे तो आप इस चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, पोस्चर बहुत ज़रूरी है। वो जो पोस्चर करेक्टर्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, उसका फ़ायदा है, इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो आपको लगता है कि बस गिमी की चीज़ें हैं? हाँ, उनका फ़ायदा इस तरह से है कि जो लोग जो कहते हैं कि हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, तो वो जिस तरह अपना काम करें तो वो करेक्टर्स लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपने लाइफ में
एक्सरसाइज प्रॉपर ऐड कर लेंगे ना तो आपको करेक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। जी मैम अपना जो हमारे ओल्ड एज के हैं उन पे ज़रा तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और ये लोग जो आजकल के हमारी जो जेन ज़ी है इन्होंने बूढ़े भी होना है और अगर यही पोस्चर उनका रहता है तो उन्हें बुढ़ापे में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मिस अनुषा को हम जो है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। एडिक्शन ज़रा बात कर लेते हैं। एडिक्शन को डिफ़ाइन कीजिएगा, एडिक्शन है क्या? ओके, बेसिकली एडिक्शन एक आदत नहीं है, ठीक है। एडिक्शन इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अभी तक क्लियर नहीं समझा कि एडिक्शन क्या है। एडिक्शन एक आदत नहीं है, एडिक्शन एक बीमारी है और इट्स अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन, दिमाग की बीमारी। अब ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम। अब बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम में जो सबसे मेजर रोल है वो हमारे डोपामीन का है, ठीक है। इसीलिए इसको दिमाग की बीमारी कहा जाता है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा केमिकल है जिसका काम है हमें प्लेयर देना, ठीक है। दिस इज़ द प्लेयर हार्मोन, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें ली जाएंगी, एडिक्शन जैसे ड्रग्स, ठीक है, और नशावर चीज़ें ली जाएंगी, अब इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा डोपामीन इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका काम है हमें प्लेयर देना। जब हमारे डोपामीन ने ही इफेक्ट होना है, जब डोपामीन एक नॉर्मल रेंज से एक्सेस में ये चीज़ें लेना शुरू हो रहा है, इफेक्ट लेना शुरू हो रहा है, तो हमारे दिमाग का जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है वो इफेक्ट होगा। इसीलिए इसको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हमारी दिमाग की बीमारी है, ये कोई आदत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये एक डिजीज़ है, इसको हमें आदत लेने के बजाय इसको डिजीज़ लेकर फिर उसको ट्रीट करना चाहिए। अब जैसे आप बता रही हैं कि डोपामीन अगर एक सर्टेन लेवल पे रिलीज़ हो रहा था, उसके बाद फिर दोबारा रिलीज़ होता है, फिर डोपामीन रिसेप्टर्स गालिबन फ्राई होना शुरू हो जाते हैं, जिसका फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है और एडिक्शन हो जाती है। अच्छा, ये स्टार्ट क्यों होता है? ख़ास तौर पर अगर हम ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, वेपिंग है, ये स्टार्ट क्यों होता है? पीयर प्रेशर की वजह से होता है या मूवीज़ में आजकल ख़वातीन के बारे में भी ये कहा जाता है, ग्रेट फ्लैग सिंड्रोम है कि उनको इस तरह के बॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो लड़के फिर उस चक्कर में ज़रा स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ख़वातीन को पसंद होते हैं या नहीं होते रेड फ्लैग? ओवरऑल देखा जाए तो है, ये चीज़ भी कॉमन है, हाँ ये चीज़ भी है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं कि हम एक की वजह से एक पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक जैसे अभी आपने बात की पीयर प्रेशर इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न, कि ऐसी गैदरिंग्स है, ऐसी कंपनी है, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं पता होता कि किस तरह से वो उनके साथ रहना शुरू करते हैं, उठना बैठना शुरू करते हैं, बट उनके बैकग्राउंड में या उनके सर्कल में कोई एक इंसान ऐसा निकल आता है जिसमें स्मोकिंग कॉमन है, ठीक है। लाइक उसका देखा देखी उसके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उसमें भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अच्छा ये जो चीज़ की जा रही है आखिर क्या है, ये मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो वो देखा देखी बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो रही है चीज़, पीयर प्रेशर। और आजकल जो यंग एज में ये कॉमन है, स्ट्रेसेस, एंजाइटी, प्रेशर, स्टडी प्रेशर हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इनसे इंसान जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है। उनको लगता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं तो जो हमारी फास्ट रिकवरी है, जो हमें फास्ट सोल्यूशन मिल सकता है, वो एडिक्शन से मिलेगा। अब वो उस तरफ लग जाते हैं और उनकी वो चीज़ तो कवर हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो एक परमानेंट इफेक्ट्स है, परमानेंट प्रॉब्लम्स है, वो पैदा होना शुरू होते हैं। एक अनुषा हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जुबैर मेरा नाम है, जंग से बात कर रहा हूँ। जी जुबैर साहब, सवाल कीजिएगा। जी सर, मेरा कमर का इशू है, तो डॉक्टर साहब से उसके बारे में नशा करना था। थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, आपको सुन रही हैं, आपका क्या मसला है? जी, मैंने वेरिकोसिल का ऑपरेट करवाया था, कमर में इंजेक्शन जो लगाते हैं ना 2017 में, तब से मेरे कमर में दर्द है, मैं कोई काम वगैरह नहीं कर सकता, नॉर्मल काम भी नहीं कर सकता, मेरे कमर में तकरीबन 24 घंटे दर्द रहता है। फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन अगर प्रॉपर करवा लें तो 2-4 दिन हफ्ता आराम रहता है, फिर नॉर्मल दर्द जो है वो रूटीन में रहता है। ठीक हो गया मैम। इसका आप कोई एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहती हैं या इसका जवाब नहीं? एज पूछना चाहूँगी। एज अपनी बताइएगा जी, सुन रहे हैं आपको मैम, पूछिएगा। आपकी क्या एज है? जुबैर साहब, क्या एज बताइए आपने? 36। अच्छा, आपका काम क्या है, काम क्या करते हैं आप? ये प्राइवेट टीचिंग। ठीक है। ज़्यादा देर खड़े रहते हैं आप? नहीं, बैठे ही रहते हैं, खड़े रहते हैं, बात नहीं रहते हैं, वगैरह भी होती है। अच्छा,
इनका जैसे कि प्रोफेशनल टीचिंग है तो ठीक है। उसमें 1 घंटा 2 घंटे खड़े रह के मुसलसल लेक्चर देना होता है। तो इससे होता है कि अपनी कमर में ब्रेसेस होते हैं, बेल्ट्स होती हैं कमर की, बेहतर ये है कि वो लंबर ब्रेस लगा के ना तो वो फिर लेक्चर इस तरह डिलीवर कर सकते हैं। ठीक इसके है। अलावा फिजियोथेरेपी प्लान तो इनको फॉलो करना चाहिए और इसी से ही इनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। रिकवरी जल्दी होगी। अच्छा, इसमें जैसे आप जब आप रमज़ान में हमारे पास आई थी तो आपने कहा था कि हम लोग, जैसे भाई भी बता रहे थे ज़ुबैर साहब, के फिजियोथेरेपी जब तक हमें करवाई जा रही होती है तब तक दर्द होता है, उसके बाद हमें दर्द शुरू होता है। तो आपने कहा था कि उसको फॉलो नहीं किया जाता, जो रूटीन हम घर में बताते हैं तो उसको फॉलो करना लाजमी है। जी अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पर ये हो सकता है कि शायद वो रूटीन फॉलो ना कर रहे हैं और उसकी वजह से फिर हाँ, ऐसा हो सकता है। अब जिस तरह हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने घर में जाके इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी रूटीन ऐसी होती है वो समटाइम नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन जब ऐसे इनका 24 घंटे का दर्द है तो उस हिसाब से इनको जो है उनको फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर फॉलोअप के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान को ही लेके चलना अच्छा चाहिए। मैम, ज़रा डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने वो बता रहे थे कि सर्जरी करवाई है और उसके बाद उनका दर्द जा रहा है। अब ये पोस्ट रिकवरी जो दर्द होता है वो वाला दर्द है, या आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है सर्जरी की, तो उनको वहाँ पर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए? अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगी कि सर्जरी की तरफ फ़ौरन नहीं जाना चाहिए। बाद अब तो पेशेंट्स करवा ली ना उन्होंने। हाँ, अब तो करवा ली। अच्छा, सर्जरी से पहले भी हमारा प्री रिहैब प्रोग्राम होता है, पोस्ट ऑप हमारा प्रोग्राम भी होता है। उसके लिए प्री रिहैब से ये होता है कि आपके मसल्स प्रिपेयर हो जाते हैं कि हम हाँ सर्जरी की तरफ वो जाने लगे हैं, ट्रॉमा की तरफ जाने लगे हैं, मसल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑप जो हमारा रिहैब होता है उसमें ये होता है कि आपके जब मसल्स एक ज़ाहिर एक स्टेज से गुजरे हैं, एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, उसमें मसल इस काबिल हो जाते हैं कि वो जल्दी रिकवरी कर सकें। बाज़ लोग हमारे पास आते ही नहीं हैं पोस्ट ऑप। हाँ। जैसे अब ACL इंजरी होती है, नी की इंजरी होती है, तो उसमें तो मस्ट है ना कि आपने उसके बाद आपने अपनी नी रिप्लेसमेंट के बाद जो है वो करवानी ही करवानी है। इसी तरह स्पाइन का भी जो भी इशू होता है उसमें भी आपने करवानी होती है फिजियोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है वो उठाया है कि लोग नहीं जाते सर्जरीज के बाद, खास तौर पर अगर किसी को कोई 6-7 महीने प्लास्टर लगा हुआ है और इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट हो गया है, जो हम लोग, जिससे मैं 2 दफ़ा क्योंकि हाथ तुड़वा चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपी। मेरा ह्यूमरस का बोन टूटी थी और उसके बाद मैं नहीं गया, उसके बाद फिर मुझे बिल आखिर जाना पड़ा फिजियोथेरेपी की तरफ। मिस अनुशे, आपसे जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उस पर तफसीलन जो है गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग को पोस्चर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी के साथ साथ हमने एडिक्शन के ऊपर डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट किया था। मिस अनुशे को जो है वो हम गुजारिश करते हैं कि वहीं से अपनी गुफ्तगू को आगाज़ कर रहे थे। मैम, आपने एडिक्शन के बारे में जो है वो हमें तफसीलन बताया कि एडिक्शन है क्या। मैंने आपसे कॉजेज़ पूछे थे, आपने कहा कि स्ट्रेस भी हो सकता है, पीयर प्रेशर भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं? जैसे पीयर प्रेशर बताया मैंने, उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेसेस इस तरह के हो सकते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, और जिसमें मैंने बताया था कि ज़ाहिर है जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनमें ये चीज़ कॉमन होती है, स्टडी का बर्डन, ठीक है। और फिर उस टाइम पर ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं, नहीं पता होता कि कौन किस तरह का है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उन लोगों में उठते बैठते हैं तो उन सारी चीज़ों को देखा देखी में वो सारी इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह के जैसे यंग एज के लोग हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, इनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है उसको देखने की, उसको एक्सपीरियंस करने की। जैसे पता चलता है कि न्यू मार्केट में कोई चीज़ आई है तो उसका एक टेस्ट है, उसका लाइक उसका कोई इफेक्ट है, तो वो उसको लेने की वजह से वो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। कि वो हमारे यहाँ एक वो कल्चर भी तो बनता जा रहा है ना कि हमने अपने आप को ज़रा कूल बनाने के लिए या एक सर्टन सेट ऑफ फ्रेंड्स के अंदर एडजस्ट होने के लिए तो हम लोग फिर इस तरह के जाते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है, कॉज हो सकता है। ये भी बिल्कुल है कि लाइक वो देख रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं, तो और इसे लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी गॉर्जियस लगेगी, इससे हम रौबदार लगेंगे या समथिंग डिफरेंट, लाइक जिस तरह आजकल यंग एज में बहुत बनने की कोशिश की जा रही है कि ये हम करेंगे तो लड़कियाँ इंप्रेस होंगी, हमारी तरफ लोग आएंगे। बट ये एक मिथ है, लाइक ऐसा बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हैं, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यंग एज को बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। कॉलर हमारे लाइन पर मौजूद है, उनको हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मकसूद अहमद अख्तर चकवाल से बात कर रहा हूँ। जी मकसूद साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि हड्डियों की टीबी की अलामात और हड्डियों की टीबी से कैसे बचा जा सकता है? कोई हड्डियों की टीबी है? ठीक है,
ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं इसका जवाब जो है वो लेता हूँ। पहले हम थोड़ी सी जो एडिक्शन पे गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें, उसके बाद फिर हम मैम की तरफ चलते हैं, हड्डियों की टीबी के बारे में ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि स्ट्रेस हो गया, कुछ पीयर प्रेशर हो गया, या अपने आप को पोर्ट्रे इस तरह करना चाह रहे हैं कि शायद हमसे कोई अट्रैक्ट हो जाए, तो उस वजह से हम लोग इस लत में जो है वो पड़ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि अंदाज़ा किस तरह होगा कि अब हम एडिक्शन की तरफ जाने। बहुत से लोग जैसे स्मोकिंग के बारे में कहते हैं कि यार मैं तो सोशल स्मोकर हूँ, मैं एडिक्ट तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं करता स्मोकिंग, या मैं महीने में कोई 1 या 2 दोस्तों के साथ पी ली, मुझे एडिक्शन होती ही नहीं है, मुझे तो नहीं होती। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा, ये भी एडिक्शन है? अच्छा, एक तो ये चीज़ भी है कि हर यूज़र जो है ना वो एडिक्ट नहीं होता, ठीक है। और अब इस तरह है कि इसके अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारे जेनेटिक्स में आ जाता है। अगर ये जिस तरह यूज़र्स हैं, लाइक वो कभी कभी करने वाले हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन चांसेस तो होते हैं ऑब्वियसली उनके एडिक्ट होने के। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जैसे कि फैमिली कंट्रोल, ठीक है, और उनके कुछ इस तरह की गैदरिंग्स इस तरह की आ जाती है जो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि चीज़ गलत है, और कहीं उनको खुद भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ जो है ना मुझे रॉन्ग साइड पे लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो खुद से भी कवर कर लेते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि फैमिली का फोकस नहीं हो रहा, उनका खुद का भी इस तरफ इतना नहीं होता कि चीज़ चलो चल रही है, चलने दें, देखी जाएगी क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरह की सोचें, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो नेग्लिजेंस है इसके ऊपर, तो ये चीज़ें उनको एडिक्ट बना देती हैं। तो इस तरह उनको पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो एक टाइम आता है तो प्रॉपर एडिक्ट बन जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर एक शख्स है वो एडिक्शन, अब उसको लग रहा है कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, ये लीड करती है दूसरी एडिक्शन की तरफ, जो हम अक्सर, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि हो सकता है कि ये फिर आपको दूसरी जो बीमारियाँ हैं उसकी तरफ ले जाए, जैसे जिसमें मेथाम्फेटामिन में जिसकी बात की जाती है, आइस है, कोकेन है, उस तरह के नशों की तरफ भी ये लीड करती है? ऑब्वियसली है, ये तो इनिशियल चीज़ें हैं ना, स्मोकिंग हो गई, जिस तरह आइगल निस्वार और इस तरह वीलो, ये चीज़ें कॉमन है कि लाइक बिल्कुल स्टार्टअप पे तो यही चीज़ें स्टार्ट के लिए तो ये किया जाता है। लेकिन अब एक टाइम आता है कि जब इन चीज़ों से थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि अब कुछ न्यू ट्राई किया जाए, तो अब उनकी क्यूरियोसिटीज़ होती है कि जो न्यू मार्केट में आ रहे हैं अब वो अपने आप को स्विच कर देते हैं उसकी तरफ, और फिर एक टाइम आता है कि वो बड़े से बड़ा नशा ट्राई करते हैं जो लाइक लेटेस्ट होता है ना, उसकी तरफ जाना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ कॉमन है कि ऑब्वियसली जब ये स्टार्ट ले रहे हैं, स्मोकिंग है या इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो एक टाइम आता है कि वो उस तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अनुषा, अंदाज़ा किस तरह होगा कि हमें पता किस तरह चलेगा कि ये फ़लाँ शख्स जो है वो एडिक्ट है? अच्छा जो नशे का आदी है, अल्कोहल का एडिक्ट है, या दीगर जो बड़े नशे हैं उनका आदी है, उसका तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन स्मोकिंग का या नस्वार का उस तरह आपकी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे होते, तो फिर अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है? किसी पेरेंट को किस तरह पता चलेगा कि यार हमारा बच्चा जो है वो हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो? अच्छा, इसका तो एक तो पेरेंट्स, ठीक है, टीचर्स, रिलेटिव्स और हर वो इंसान जो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको सबको इनके अंदर ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये साइंस खास तौर पे जो ये स्टूडेंट्स हैं या यंग एज में जो बच्चे हैं, इस तरह उनके अंदर ये चीज़ें कॉमन देखनी चाहिए। साइंस, अब साइंस क्या हो सकते हैं, लाइक एक बच्चा है उसके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव, ठीक है, और जिस तरह वो घर पे पहले टाइम देता था, फोकस होता था, उस तरह से टाइम नहीं देता, बहुत अपने आप को आइसोलेट रखना पसंद कर दिया। और एक चीज़ नोटिसिंग ये है कि लाइक वो बार बार पैसे मांगेगा, ठीक है, या छोटी छोटी घर पे चीज़ें चोरी करना शुरू कर देना, या एक मशकूक उसका बिहेवियर हो जाएगा। और एक चीज़ जो कॉमनली देखने की ज़रूरत है कि कहीं उसका एक कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है जिसकी पर्सनैलिटी कोई मशकूक है, डाउटफुल है, या वो अगर घर से बाहर रह रहा है, वो ऐसे कौन से लोगों के साथ रह रहा है, ऐसे कौन से लोग हैं जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये कुछ साइन है जिसके ऊपर तवज्जो रखने की ज़रूरत है कि उसका मीटअप किन लोगों के साथ हो रहा है, उठरा बैठरा किनके साथ, उठरा बैठरा किस तरह है। अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि अगर एक शख्स एडिक्ट हो गया है, अभी तो हम इनिशियल सिम्टोमेटिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं ना, कि अगर कोई शख्स एडिक्ट हो गया है तो उसमें से निकलना कैसे, उस पर तफसील में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर निम्रा को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैम पहले तो उनका जवाब दे दीजिएगा कि टीबी, हड्डियों की टीबी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, कि ये बताइएगा कि टीबी अक्सर होकर लंग्स के बारे में समझा जाता है, ये बैक्टीरिया पर स्प्रेड भी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में? बिल्कुल, टीबी एक कम्युनिकेटिंग डिजीज़ है। इसमें होता है कि माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी की कॉज है। और इसके अलावा अगर मैं अपनी फिजियोथेरेपी की रिलेटेड से बात करूँ तो ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग डिजीज़ है। और इसमें होता है कि क्योंकि बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक पूरा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, इसको आप ट्रीट करवाएंगे, देन आप
हमारी फील्ड की तरफ आएंगे। और हड्डियों की टीबी भी बहुत ज़्यादा कॉमन और यंगस्टर में हो रही है, क्योंकि एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेटिंग डिजीज़ है, किसी से भी आपको लग सकता है। तो ये हड्डियों की टीबी और इसके अलावा लंग्स की टीबी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन अच्छा, होती है। वो एक सवाल था, ऑल्दो इट इज़ नॉट फ्रॉम योर डोमेन, लेकिन वो पूछ रहे थे कि इससे बचना किस तरह है। आप इस पर थोड़ा सा कमेंट कर सकते हाँ, हैं? इससे बचना इस तरह से है कि जिस तरह अगर किसी को है तो आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। आप ऐसे मास्क का यूज़ कर सकते हैं, अपने हाइजीन का ख्याल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर जो है मतलब मास्क और किट के साथ जो अगर किसी को है तो उससे बिल्कुल जो है वो दूर रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं। अच्छा मैम, हमने पॉस्चर करेक्टर्स की बात की थी, आपने कहा था लेकिन हाथों ने मुखान ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना खुद का पॉस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। वो लोग जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है उनको क्या करना चाहिए? आपने गैप्स की बात की थी, एक मैं चाहूँगा आइडियल रूटीन बता दें। जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 8 घंटे ऑफिस में देने ही है, लेकिन वो बैठ के उनकी है कि उन्होंने लैपटॉप पे काम करना है या अपने पीसीस पे काम करना है, तो उन्होंने फिर अपना उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए? जो आप बता रही थी कि गैप्स लेने हैं आपने बीच में। जी, गैप्स इस तरह से ले सकते हैं, जैसे अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग में है तो आप थोड़ी देर बाद खड़े होके अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बैठे बैठे आप एंकल पंपिंग कर सकते हैं, अपनी लेग को बैठ के ही स्ट्रेट करके अपने जो है एंकल्स को अप डाउन मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नेक की स्ट्रेचिंग आती है। नेक में आप जो है साइड फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, बहुत बेसिक सिंपल सी हैं ये, जो कि हर कोई कर सकता है, मुश्किल नहीं है इसमें। और इसके अलावा फिर भी जिनको क्रॉनिक पेन है वो हीटिंग पैड्स होते हैं, वो उसका यूज़ कर सकते हैं इन बिटवीन। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हर कोई इजीली कर सकता है। ठीक है। अच्छा मैम, अब ये बताइएगा कि जिन लोगों को कोई बीमारी है, जैसे कॉमन एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी की एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल किस तरह मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्लिप डिस्क का मसला है, अब लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, हम इसी को इसी तरह दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी, क्योंकि लोगों में मिथ भी पाई जाती है कि खुदा न खास्ता शायद हमारी टांगें ना इसमें ज़ाया हो जाए, तो वो बताइएगा कि उन्होंने अब अपने लाइफस्टाइल में इस दर्द को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। कुछ रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, स्लिप डिस्क के हवाले से फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें फिजियोथेरेपी से ही पेशेंट ठीक हो सकता है, सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है। अगर प्रॉपर टाइम पे जो है वो इस तरफ आता है। स्लिप डिस्क में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लाइक आपको लेग पेन आ सकता है, शैटिका की इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ये होता है ना कि जो नर्व्स उसमें से पास कर रही होती हैं वो डैमेज होती हैं, और जो उसकी सप्लाई जो है मसल्स को वो डैमेज हो सकती है। इसमें आपको नमनेस आ सकती है, आपको स्वेयर पेन हो सकता है, सुनपन वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। इसमें यही मैं कहूँगी कि जिस तरह से एक होता है ना लंबर ब्रेसेस होते हैं हमारे पास, स्लिप डिस्क वाला बंदा अगर प्रोलॉन्ग्ड उसकी स्टैंडिंग वाला कोई काम है तो वो लंबर ब्रेस को लाजमी इस्तेमाल करे। इसके अलावा उसकी सिटिंग में है तो सिटिंग के लिए भी है, जो आप प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, ज़्यादा वो है वक्फा ले लें या फिर कोई इस तरह से अवॉइड कर लें। ये जो बीमारी है, ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप इसका इलाज नहीं कराते, फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये आपको परेशान करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके राइट टो में या लेफ्ट टो में आके नमनेस महसूस हो रही है, तो फिर तो आपको लाजमी तौर पर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा जोर दीजिएगा कि एक जो इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर है वो कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का भी एक मसला है। लोग कहेंगे मैं क्यों जाऊँ यार, मैंने डॉक्टर निमरा को क्यों 2000 दूँ या 2500 दूँ, मैं खुद ही अपना कर लूँगा, यूट्यूब से देख लूँगा या इंटरनेट का दौर है मैं वहीं से सीख लूँगा। तो ज़रा इंपॉर्टेंस इसकी बताइएगा। अच्छा, इसमें होता है कि सेल्फ मेडिकेशंस की आपने बात की है ना, सेल्फ मेडिकेशन में लोगों को पता नहीं है कि हमने इतनी mg की है, इतनी हमने मेडिसिन कितना डोज कितनी लेनी है, वो एक्स्ट्रा डोज समटाइम। अच्छा, उसमें भी होता है कि इंटरवेंशंस की भी हम बात करते हैं, उसमें स्टेजेस होती हैं डिज़ीज़ की। पहले हमारा ये होता है कि हमने उसको डायग्नोस करके हमने ये फाइंड करना होता है कि ये डिज़ीज़ किस स्टेज पे है पेशेंट का, और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान हमारा सारा होता है। अच्छा, बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका जो है ना डिज़ीज़ लास्ट स्टेज पे होता है, स्टेज 3 पे होता है, उसके सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। फिर हम ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ जो है वो सर्जरी रिकमेंड करके उनको जो है कहते हैं कि आप सर्जरी के बाद हमारे पास आएँ, ताकि बाद में जो है वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कुछ कि मेरे फैमिली में कुछ 7-8 लोगों को स्लिप डिस्क का मसला है पड़ा। क्योंकि मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है उनका, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सर्जरी करा ली। एक जिन्होंने नहीं कराई, उनका प्रोग्रेस
किया तो अब वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यार आपकी एज की वजह से हम सर्जरी भी नहीं कर सकते और अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर चला के नहीं, खुद ये जो अपने टोटके हैं उनसे बचा करें। जैसा मैम बता रही थी कि इंटरवेंशन अगर इनिशियल स्टेजेस पे हो जाए तो फिजियोथेरेपी से भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा मैम, इनिशियल सिम्टम्स बताइएगा, चाहे स्लिप डिस्क के ही इनिशियल सिम्टम्स बता दें कि कहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आपको लाजमी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, पहले हमें ये देखना है कि स्लिप डिस्क किस लेवल पे हो रही है। पूरे स्पाइन में मोस्टली देखने में ये मिलता है कि लोअर बैक में हो रही होती है, L4 L5 के लेवल पे होती है। अच्छा, उसमें इनिशियल सिम्टम ये होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लो बैक पेन है, साथ में आपको नंबनेस आपके बैक में जा रही होती है, बैक ऑफ द लेग्स में, जैसे हैम्स मसल हो गए, काफ मसल्स हो गए, हमारे ग्लूटियल मसल्स हो गए, उनमें जाती है नंबनेस। उसके अलावा पेशेंट जो है थोड़ी देर खड़े होकर काम करेगा तो वो फ़ौरन थक जाएगा, उसको थकावट महसूस होगी और उसको इंटीरियर रीजन में भी, एब्डोमिनल में भी पेन होगा उसको। सही। अच्छा मैम, ये पेन किस तरह का होता है? शूटिंग पेन होता है, शार्प पेन होता है या फैला हुआ दर्द होता है? हाँ, नहीं, फैला हुआ डल एक पेन हम इसको कहेंगे। शार्प शूटिंग पेन हमेशा नर्व का पेन होता सही। है, क्योंकि इसमें sciatica nerve भी तो इन्वॉल्व है ना, तो उस हाँ, हर केस में इन्वॉल्व नहीं होती, समटाइम होती है, समटाइम नहीं भी होती। ठीक। अच्छा, और इसी के साथ स्लिप डिस्क, हम स्पाइन L3 L4 की तो बात कर रहे हैं, नेक का भी तो मसला होता है कि अगर वहाँ पर दर्द शुरू हो जाए तो जिस पोस्चर की हम शुरू से बात करें तो वहाँ पर भी हमको म्याजा भुगत सकते हैं, खुदा ना खास्ता वहाँ की भी तो स्लिप डिस्क हो सकती है। उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उसका किस तरह का पेन होता है? वो भी इसी तरह का पेन होता है? उसका पेन आपका ना बिल्कुल जैसे आपने कहा ना फैलने वाला पेन होता है, वो आपके सारे यहाँ पे शोल्डर्स तक, शोल्डर ब्लेड्स और अपर बैक तक उसका पेन जाता है। और इसमें इंटरवेंशन यही हो सकती है कि आप अगर स्लिप डिस्क हुई है, क्रॉनिक है, तो आप नेक कॉलर यूज़ करें, उसको नेक को इमोबिलाइज, मतलब बिल्कुल भी मोबिलाइज़ ना करें, उसको मोबिलाइज़ रखें, लेकिन उसको यह है कि नेक कॉलर का यूज़ करके उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो है ना कि हमारी डिजीज़ हो गई है, जो नेक के जो अमराज हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी गर्दन का किस तरह ध्यान रखना है? एक तो आपने पोस्चर का बता दिया, उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं, जो फ्लेक्शंस की आप एक्सरसाइज बता रही थी, वो कितने वक्फे के बाद करनी है? अगर कोई शख्स कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देख रहा है या कॉन्स्टेंटली वो खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि किस जॉब में है, आपका क्या पोस्चर है। अच्छा, उसमें ये भी है कि दिन में 2 दफ़ा लाजमी आप ये वाले एक्सरसाइज करें। साइड फ्लेक्शन है, साइड फ्लेक्शन के अलावा रोटेशंस हैं बॉडी की, तो दिन में 2 दफ़ा ये सुबह उठकर और उसके अलावा सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। इसके ये होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलते रहते हैं। ठीक हो गया। मिस अनुशे, आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा एडिक्शन के ऊपर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बताया कि कॉजेज़ क्या हैं, पेरेंट्स इसे किस तरह पहचान सकते हैं। अच्छा, वो शख्स जिसको ख़ुद अंदाज़ा हो गया है, हमारे यहाँ ये टैबू भी तो है ना कि वो नहीं बताना चाहते, फैमिली वाले किसी को नहीं बताना चाहते और ख़ुद उसका घर में इलाज कर रहे होते हैं। ये बताइएगा कि ये बेहतर तरीका है किसी भी एडिक्ट को खुद घर में उसको बांध देना, महसूर कर लेना, या उसके ऊपर जबरन उसका एकदम हर चीज़ जो भी वो एडिक्शन मुब्तला है उसको छुड़वा लेना? अगर इनिशियल भी है, ख़ासतौर पर अगर वो सिगरेट का भी एडिक्ट हो गया और एकदम उसे सिगरेट छुड़वा देना, ये सही तरीका है किसी भी एडिक्ट को छुड़वाने का? बेसिकली ना मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब देखिए, अब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो उस पर टोटली डिपेंडेंट हुआ होता है, ठीक है, उसकी सारा जो डोपामीन वगैरह है वो उस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, उसको उस चीज़ की आदत हुई हुई है, उसको उस सुकून की, उस प्लेयर की जो कि उन ड्रग्स के ज़रिए ले रहा था, उसको आदत हुई हुई है। अब वो एकदम से अगर उसको वो घर पर छोड़ता है, बट फिर जो उसके विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो उसके छोड़ने के बाद की जो उसकी तकलीफ़ें हैं, वो खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा और फिर चांसेस होंगे वो दोबारा से उस तरफ जाने के। तो इसका जो बेस्ट एक तरीक़ेकार है वो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ों को इनका मैनेज किया जाता है। डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ज़ाहिर है उनको पता है कि कौन से विथड्रॉल सिम्टम्स को किस तरह से मैनेज करना है और कितना फेज़ लेगा, कितना टाइम लेगा उसकी ये सिम्टम्स को मैनेज करने में। तो मुझे लगता है कि इसका जो बेस्ट तरीक़ेकार है वो एक अपने आप को रिहैब किया जाए और स्पेशलिस्ट के अंडर किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा अनुशे, अपनी प्रैक्टिस से ये बताइएगा कि किस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो वो पेशेंट जो है वो फेस कर रहा होता है? अगर कोई शख्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ द एडिक्शन में था और वो छोड़ रहा है, कुछ लोग घर में खुद भी तो छोड़ते हैं ना, सिगरेट छोड़ दी या कल से मैं नहीं पीऊँगा। एक अप्रोच होती है जिसको हम कोल्ड टर्की छोड़ना कहते हैं, यानी कि कल से मैं बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक होता है मैं टेपर ऑफ करूँगा, मैं निकोटीन कम करूँगा। पहले तो ये बताइएगा इन दोनों में से बेहतर अप्रोच क्या है? अच्छा, एक तो ये है कि कुछ लोग होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, जो खुद से छोड़ देते हैं और उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो हेल्दी डाइट फॉलो कर लेते हैं, या फिर वो उनका इन्वायरमेंट इस तरह का होता है जो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रॉपर
प्रॉपर मोटिवेट कर रहा होता है, तो ये स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट हो गई या कुछ ऐसे लोगों की स्पोर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को छोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट मोस्टली जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको रिहैब की ज़रूरत पड़ती है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है घर पर इस तरह से छोड़ना, तो इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह अब मैं जहाँ पर वर्क करती हूँ निशान हॉस्पिटल में, वहाँ पर 90 डेज़ का ट्रीटमेंट है। तो 90 डेज़ इसलिए फिक्स किए गए हैं क्योंकि हर स्टेज के साथ जो उसकी स्टेजेस इस चीज़ से उसने गुजरना है, हर एक पॉइंट पर जैसे विथड्रॉल सिम्टम्स होंगी, डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले उसकी होगी, फिर विथड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करनी होगी। अब विथड्रॉल सिम्टम्स किस तरह की हो सकती है, लाइक के उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आइस वाला पेशेंट है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि लाइक आइस क्या करती है, हमारी बॉडी को बहुत एनर्जेटिक कर देती है, एक्टिव कर देती है, ठीक है। अब जब विथड्रॉल सिम्टम्स की बात करेंगे, जब उसके साथ ये, जब उसको छोड़ने के बाद उसको तकलीफ होगी, वो क्या होगी, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, उसकी नींद बढ़ जाएगी, उसकी भूख बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि यानी कि वो जो सिम्टम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है उसको छोड़ने के बाद, तो लाइक उसके लिए वो मैनेज नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फिर किसी न किसी इंटरवेंशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद भी इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और इसी के साथ साथ डॉक्टर निमरा से जो हम पोस्चर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं वो भी मज़ीद उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एडिक्शन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अनुषा हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर निमरा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर निमरा ये बताइएगा कि हम लोगों को आपने बता दिया कि बचना किस तरह से है, सिम्टम्स किस तरह के हैं जो नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग घर में हीट थेरेपीज़ करते हैं या आइस थेरेपी करते हैं, वो क्या होती है, वो खुद करनी चाहिए या डॉक्टर की एडवाइस से करनी चाहिए? वो भी पहले मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि हीट और कोल्ड थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है। हीट थेरेपी तब यूज़ करते हैं जब आपको क्रॉनिक पेन होता है, बहुत पुराना दर्द हो, और आइस थेरेपी कोई भी रिसेंट एक्यूट इंजरी हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को ये होता है कि हमारी सोजिश हो गई है तो हम क्यों ना उस पर गर्माइश दे दें या हीट अप्लाई कर दें, तो उसके लिए ये होता है कि आपकी जो सोजिश है ना वो उससे मज़ीद बढ़ सकती है। उसके लिए सबसे बेस्ट है आइस थेरेपी। ठीक। और अगर लोग घर में ये कर रहे हैं तो ठीक करें, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आपने आइस थेरेपी के साथ साथ उसको जो है टाइमिंग होती है और एक प्रॉपर मतलब एक होता है कि आप मुसलसल उसको आइस दे रहे हैं तो वो कोल्ड बर्न भी हो सकता है उसमें। ठीक हो गया। अच्छा मैम, अपना उन मसाइल की तरफ चलते हैं जो अमूमी तौर पर हम लोगों के घरों में होते हैं, जिसके बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना तो चाहिए लेकिन हम नहीं जाते। खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो इतना मेजर नहीं था कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े, उसके बाद उसको कहीं उंगली में अपने दर्द महसूस हो रहा है या घुटने में दर्द महसूस हो रहा है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, किस तरह उसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और किस तरह उसमें रेस्ट करना चाहिए? एक्सीडेंट के अंदर सबसे पहले ये है कि आप अपना, अगर जैसे आपने कहा फिंगर में पेन फील हो रहा है या कहीं पे भी, तो आप अपना जो है वो लैब टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे की तरफ जाएंगे, देखें कोई एक्यूट फ्रैक्चर तो नहीं हो गया हुआ या कोई बॉन में कोई भी इशू मसल्स के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जब भी पेन या स्वेलिंग होती है तो वो फ्रैक्चर की तरफ हमें इंडिकेट होता है। अच्छा, जब फ्रैक्चर के बाद अगर सपोज़ किसी को एल्बो इंजरी हुई हुई है तो उसने अपना एल्बो जो है वो एक ही पोजीशन में रखा हुआ है, पीओपी लगा हुआ है उसको, तो उसमें ये होता है कि आपके जो आर्म के और अपर आर्म के मसल्स होते हैं वो एक ही पोजीशन में रहकर काफ़ी अर्से तक वो उसमें एडिहेंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ड्यूरिंग द पीओपी सेशन आपको उसी दौरान ही फिजियोथेरेपी का सेशंस लेने चाहिए ताकि जो है आपकी मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए और मसल्स के साथ साथ उसमें एडिहेंस भी ना बने। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैंने अनुषा से एक सवाल किया था कि हमें टेपर ऑफ करना चाहिए किसी भी एडिक्शन को या कोल्ड टर्की छोड़ना चाहिए, वैसे ही सवाल मैं आपसे भी करूँगा कि एक हादसा हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी ली, एक दिन गया, 2 दिन गया, उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट जो है वो मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट में तब्दील हो जाएगी, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे। उस दौरान अगर मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देता हूँ या मुझे जिस चीज़ से मना किया गया था मैं वो काम करना शुरू कर देता हूँ, यार ये जल्दी से मेरी हड्डी ठीक हो तो गई है, वो एग्जांपल ले रहे हैं हम फ्रैक्चर के बाद की, तो इसको ठीक हो जाना चाहिए, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? उसका नुकसान ये हो सकता है क्योंकि बोन फ्रेजाइल हो चुकी हुई होती है फ्रैक्चर के बाद, फ़ौरन उसको जो है ना आप स्ट्रेस नहीं दे सकते। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गए हैं, आप अपना जो है वो आप तसल्ली करवा लें, एक्सरे कर लें, डॉक्टर्स को दिखाएं, तब जाके आप अपना एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि स्ट्रेनस हो और बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाली हो तो वो
मज़ीद आगे जाके फ्रैक्चर दोबारा कॉज कर सकती है सेम उसी जगह पे। ठीक हो गया। अच्छा, और यही सेम इज़ द केस विद मसल्स एज वेल, मसल्स का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सीडेंट के दौरान चले एक्सरे से तो ये पता चल गया कि आपका फ्रैक्चर है या नहीं है, मसल में कहीं पर किसी को कोई दर्द है या किसी को कोई अकड़ाहट है तो उससे किस तरह बचना है, उसका ध्यान किस तरह रखना है? कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम अपनी रूटीन में लाजमी तौर पर, स्ट्रेचेज की एक्सरसाइज लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए? बहुत सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास डेली बेसिस स्ट्रेचेस के लिए, लाइक कोबरा पोज हैं और इसके अलावा कैट पोज होता है हमारे पास, सिंपल लेग की स्ट्रेचिंग है, SLR होती है, उसमें स्पाइनल स्ट्रेचेस होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, लेकिन सिंपली स्ट्रेचेस फ़िलहाल यही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रूटीन में हमें क्या करना चाहिए अपनी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए? पोस्चर और उस पर तो हमने बात कर ली, वैसे हमें एक्सरसाइज में अपनी क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? वो लोग जो ज़रा जिम जा रहे हैं या उस तरह की स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? लेकिन जो जिम जा रहे हैं वो तो बिल्कुल प्रॉपर एक उसके साथ चल रहे हैं ना, स्ट्रेच ले रहे हैं और हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो जैसे हम हाउस वाइफ्स हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका है, जो ओल्डर एज के लोग हैं, उनके लिए बहुत सिंपल बेसिक स्ट्रेचेस जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे एंकल पंपिंग हो गई है, SLR है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, इसमें हमारे पास नी की भी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, शोल्डर्स की, एल्बो की, नेक की, एंकल पंपिंग आ जाती है। तो ये बेसिक स्ट्रेचेस उनको डेली बेसिस पे करने चाहिए। अच्छा, जो हमारी दीगर एक्सरसाइजेज हैं जिसमें योगा है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो किस तरह करनी चाहिए, और अगर उसका सही पोस्चर नहीं होता तो फिर उसका क्या नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप देखें अभी कुछ लोग कहते हैं वो यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीख लेंगे, लेकिन जब तक उनको यही नहीं पता होगा कि हमने हमारी सिटिंग पोजीशन क्या होगी प्रॉपर, अगर आप लाइन में करें तो लाइन पोजीशन क्या होगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमने ये एक्सरसाइज की थी तो हमारा ये वाला जो है ना पट्टा, वो उसमें दर्द शुरू हो गई है। तो रॉन्ग पोस्चर की एक बहुत बड़ी कॉज है। और अगर आपका मसल उसमें माइक्रो टीयर या कोई डैमेज आना स्टार्ट हो गया तो वो टाइम लेता है हील होने में भी। ठीक। और अमूमी कितना टाइम लग जाता है अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद मसल टीयर की अगर हम बात करें, उस पे बोन इंजरी के बाद तो हमें पता चल जाता है कि यार डॉक्टर्स भी बता देते हैं, मसल इंजरी में हम उस तरह जाते भी नहीं है डॉक्टर्स के पास और वो हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, तो यूजुअली कितना टाइम लग जाता है? मसल इंजरी में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन ले लेते हैं, एनाल्जेसिक ले लिया, मसल रिलैक्सेंट ले लिया या कोई टॉपिकल ऊपर लगा लिया, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो वक्ती तौर रिलीफ होता है। लेकिन जो मेन कॉज होता है ना मसल इंजरी का, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं ना तो फिर विद इन 1 मंथ कह लें या विद इन वीक्स भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करना है, डॉक्टर के मशवरे के साथ हमेशा करना है। अदरवाइज़ वो जो आप सोच रहे होते हैं कि हमें इसका फ़ायदा होगा, उसका हमें नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लोग जो है वो एडिक्शन पे गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग डॉक्टर इमरान से बात कर रहे थे पोस्चर के हवाले से, डेली रूटीन में हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए ताकि हमें कोई इंजरी ना हो और आप अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। मैं अनुषा की तरफ चलते हैं, इनसे ज़रा हम एडिक्शन पे जो बात कर रहे थे उसके बाद गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं अनुषा, हमने रिकवरी के ऊपर बात कर रहे थे, हमने विड्रॉल सिम्टम्स की बात की। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है अमूमन एक किसी भी नशे को छोड़ने में, और एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए जब आप किसी रिहैब सेंटर में जा रहे हैं या आप घर में भी छोड़ रहे हैं तो उसमें एक्सपेक्ट क्या करना है, क्या क्या होगा? जिस तरह अब जहाँ पर मैं काम करती हूँ और उस निशान हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक पेशेंट को उस वक्त तक वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ लिया जाता है कि जब तक वो बाहर की इन्वायरमेंट के लिए एडजस्ट नहीं हो जाता। तो इसके लिए एक बेसिक 90 डेज़ है, बेसिकली लास्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है। उसमें 3 मंथ्स इंडोर ट्रीटमेंट है एंड 3 मंथ्स आउटडोर ट्रीटमेंट है। आउटडोर मीन्स कि घर पर रह के सेम उसी तरह से इलाज को कंटिन्यू रखना। तो इसमें ये होता है कि मरीज़ इस काबिल हो जाता है कि उसका जो दिमाग है और ब्रेन है नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है, उसके जो जहन है, सोचें हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं और वो नॉर्मल ज़िंदगी को सर्वाइव करने की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें मीडिया का किरदार क्या है, उसको किस तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास मिलियंस की रीच है उनको क्या करना चाहिए, और हुकूमत का क्या किरदार है किसी भी एडिक्शन को ख़त्म करने में? गवर्नमेंट और मीडिया का मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी इसमें रोल है, जैसे अब आप लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ के ऊपर कितने ओपनली
डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो रही है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ एक डिज़ीज़ है। शायद हमारी ही आपस में इस डिस्कशन से बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस हो गई है कि इट्स अ डिज़ीज़, इट्स नॉट अ हैबिट। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए वो यही है कि जहाँ जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके रिहैब सेंटर्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह रेशो इसका बढ़ता चलता जा रहा है एडिक्शन का, उतने ज़्यादा ही रिहैब सेंटर्स के बारे में उनको अवेयरनेस दी जाए। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वर्कशॉप्स करवाई जाए, इसके ऊपर प्रोग्राम्स करवाए जाए, अवेयरनेस दी जाए और इसी तरह से ताकि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से निकला जाए, जितनी पॉसिबल हो अवेयरनेस दी जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर निम्रा सबूर, हमने पोस्चर पे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की, हमने स्लिप डिस्क के हवाले से भी गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा ना आर्थराइटिस के बारे में बता दें। जो अच्छा ये बताइए कि किस एज में होता है आर्थराइटिस और इसका हमने ख्याल किस तरह रखना है? बेसिकली होता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। जैसे होता है, अच्छा इसमें दो तरह के होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो हमेशा बिग जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट हो गया हमारा और एंकल जॉइंट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है। एज इसमें होता है कि मोस्टली कॉमन है वुमेन में, मेनोपॉजल वुमेन में आफ्टर 40 या 50 एज के बाद। लेकिन अगर हम रिसेंट आजकल की बात करें तो उसमें हमें यंगस्टर में भी देखने में मिल रहा है, नी पेन तो बहुत कॉमन मिल रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा मैम, इसके साथ अब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा कि उससे किस तरह डील करना है और वो किस एज में हो रहा होता है? ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्दों में ज़्यादा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम आम अल्फाज में हड्डियों का भुरना इस तरह पे कहते हैं, ये मोस्टली मैंने आपको बताया कि 40s के बाद या 50s के बाद जाके कॉमन होता है और होता भी ये फीमेल्स में है। क्योंकि फीमेल्स क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा है, उन्होंने घर भी देखना है, उनका वर्कआउट एज़ कंपेरेटिवली मैन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इस चीज़ से। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर निम्रा साहिबा। तफसीलन हमने आज फिजियोथेरेपी के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी पसंद आएगा। वो कॉमन सवाल जो हम पोस्चर के हवाले से या कॉमन जो डिजीज़ हैं उसके हवाले से कर सकते थे, हमने कोशिश की। बहरहाल हम गाय बगाए आपको जो है वो प्रोग्राम में दावा देते रहेंगे और जो भी इशूज़ है लोगों के उनसे सवाल आपसे करते रहेंगे। मिस अनुषा, आपको भी बहुत शुक्रिया जी, आज अपने एडिक्शन पर बहुत ही हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी पसंद आई होगी। नाज़रीन, दोनों गेस्ट जो आज आए हुए थे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने ये प्रोग्राम किया, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पर मशवरे दिए जाते हैं वो डॉक्टर की निगहदाश्त के अलावा किए जाएं। अगर आप वो करते हैं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।